ये कहानी एक अगली यूजलेस एक गेमर की जो कि अपनी पूरी लाइफ केवल गेम खेलने में बिता देता है और उसकी लाइफ पूरी तरह से यूजलेस बन जाती है। लेकिन एक दिन उसको समन किया जाता है एक एंडर वर्ल्ड में, जहाँ पर की दो गर्ल्स ने उसे समन किया होता है जिससे कि वो अपनी एक पार्टी बना सके उसके साथ और अपने एडवेंचर की जर्नी उस पर आगे चल सकें और जिसके बाद उसे एक सिलेब भी बना सकें। लेकिन वह इतने ज़्यादा पावरफुल होता है कि वहाँ पर वह एक डीमन लॉर्ड के तौर पर समन हुआ होता है, ना कि कोई हीरो के तौर पर। और उसका जो मैजिक होता है स्लेब का, वो उल्टा उन गर्ल्स के ऊपर उल्टा पड़ जाता है और फिर दोनों गर्ल्स ही डियाब्लो की हमारे मेन कैरेक्टर की स्लेब्स बन जाती हैं, जिसके साथ वो अपनी हारेम स्टार्ट करता है। जिसकी बाद उसे पता चलता है इस वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा पावरफुल वह है, लेकिन एक और डीमन लॉर्ड है जिसको सब लोग सबसे खतरनाक और सबसे ज़्यादा पावरफुल मानते हैं। उसको तो कोई जानता ही नहीं कि वो डीमन लॉर्ड है, इसीलिए वह निकल पड़ता है उस डीमन लॉर्ड को खत्म करने के लिए। लेकिन ट्विस्ट तब आता है जब वह डीमन लॉर्ड भी उसके हारेम में शामिल हो जाती है। लेकिन कैसे, ये हम आगे देखने वाले हैं। आखिर डियाब्लो की पावर जो है क्या उस डीमन लॉर्ड से भी ज़्यादा होंगी या फिर कम होती हैं, और आखिर वह कैसे उसके साथ आती है, ये सब आगे देखने वाले हैं। उसकी जो जर्नी होगी वह एक एडवेंचर के तौर पर स्टार्ट करता है, यानी एक एडवेंचरर के तौर पर। तो चलो इस सीरीज को स्टार्ट करते हैं। कहानी शुरू होती है और कहानी के स्टार्ट हमें दिखाया था जापान में टकुरू नाम का एक बंदा जो कि एक गेम को खेल रहा होता है। अपनी लाइफ को उसने केवल गेम बना लिया होता है और कुछ नहीं, इसीलिए उसमें वो ओवर पावरी बन चुका होता है। लेकिन उस गेम के दौरान ही वह अचानक से समन हो जाता है दूसरे वर्ल्ड में एक डियाब्लो कैरेक्टर के तौर पर, जो कि उस गेम का वह मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर भी बन चुका था उस टाइम पर, जिस टाइम वह समन होता है। जहाँ उसके सामने वह शॉक्ड हो जाता है कि दो गर्ल्स होती हैं, जिसमें एक गर्ल का नाम होता है सेरा और एक एल्फ होती है, दूसरी एक डेमी ह्यूमन कह सकते हैं, वह उसका नाम रैम होता है। दोनों गर्ल्स ही आपस में बहस कर रही होती हैं, जिसे देखकर वह शॉक्ड हो जाता है कि आखिर वह इस दुनिया में कैसे आ गया। दोनों गर्ल्स जिस तरह से उससे बहस कर रही होती हैं, अब एक दूसरे से उसको पूरी तरह से इग्नोर कर दिया होता है। वह सोचता है कि इस वर्ल्ड में आने के बाद भी उसको इस तरह से इग्नोर किया जाएगा, इसीलिए गुस्से में थोड़ा कहता है अभी के अभी दोनों चुप हो जाओ और मेरे हारेम में मेरे साथ शामिल हो जाओ। लेकिन वो दोनों गर्ल्स ये नहीं करना चाहती हैं, अचानक से उसके कंट्रोल में आ जाती हैं या फिर उसके और अकॉर्डिंग काम करती हैं। उनके गर्दन में यानी गले में एक एक कॉलर आ जाता है जो स्लीप कॉलर होता है। फिर गर्ल्स कहती हैं ये कॉलर तो उस बंदे के गले में आना चाहिए था ना, बिकॉज उन्होंने एक स्लेब को समन किया था। लेकिन डियाब्लो देखता है कि उसके हाथ में रिंग है जो उसने गेम में मिली थी, वह एक ऐसी रिंग है जो किसी मैजिक को ब्लॉक कर सकती है और यहाँ तक कि उस मैजिक को रिफ्लेक्ट भी कर सकती है, यानी उल्टा असर होता है। इसीलिए वे लोग एक गुइल्ड में आ जाते हैं जहाँ पर रिसर्च कर रहे होते हैं कि शायद किस तरह से उनकी जो कॉलर से निकाले जाएँ। अचानक से एक मेज आ जाती है, इसका नाम सेल्स होता है और वह इस टाउन की चीफ मेज होती है। इस वजह से बात करना चाहती है वह हमारे डियाब्लो के साथ में कुछ मैटर के बारे में, यानी मेज के तौर पर। लेकिन यहाँ पर कि रैम को देखकर वो थोड़े इंसल्टेड तौर से बात कर रही होती है। ये बात बिल्कुल डियाब्लो पसंद नहीं होती, इसलिए वो उससे बात में कहता है। लेकिन उसका सबॉर्डिनेट होता है वह डियाब्लो को बढ़ने लगता है कि वह थोड़ी रेस्पेक्ट से बात करे, वह एक चीफ मेज है। लेकिन वो इस तरफ थोड़ा इतना ग्लांस देता है कि वो एकदम डर कर खड़ा रह जाता है। सेल्स उन दोनों को रोक देती है और अपने सबॉर्डिनेट लेकर चली जाती है और डियाब्लो पूछता है रैम से उसके सीक्रेट के बारे में, लेकिन मैं नहीं बताती है। तो उसको लेकर चले जाता है रूम में और उसको टीच करने लगता है। उसके जो हाई सेंसिटिव ईयर्स होते हैं उनको वह पूछता है कि सीक्रेट क्या है, वह कहती है इसके यदि वह पता चल जाएगा तो वह भी उसको छोड़कर चला जाएगा। तो वह कहता है यहाँ का वह मोस्ट पावरफुल व्यक्ति है, इतना पावरफुल कोई नहीं, इसलिए वह तो उसको नहीं छोड़ने वाला है। वह बताती है उसके बॉडी के अंदर क्रेप्सकुलम नाम के एक डीमन लॉर्ड है, उसकी सोल कैद है, यदि वह मर जाएगी तो वह डीमन लॉर्ड की सोल बाहर आ जाएगी, जिसके बाद इस पूरे वर्ल्ड में तबाही हो जाएगी। इसीलिए वह इस वर्ल्ड को खतरे में नहीं डाल सकती, इसलिए सब लोग उसको हेट करते हैं। वह कहता है ओह मैं पहले गेम में खेल चुका हूँ, इस नाम को पहले सुन चुका हूँ, लेकिन ये बंदा डीमन लॉर्ड मेरे सामने कभी नहीं आया, इसलिए मैंने सोचा मोस्ट पावरफुल होने के बाद में इसको मैं खत्म करूँगा। लेकिन चिंता मत करो, तुम्हारी सोल को मैं जरूरी एक्सट्रैक्ट कर दूंगा उस डीमन लॉर्ड की सोल से। चल थोड़ा लोनली आ जाता है और बाहर आकर बैठ जाता है जहाँ पर कुछ लोग होते हैं जो कि ड्रिंक्ड होते हैं और जो कि काफ़ी इंसल्टेड बात कर रहे होते हैं डियाब्लो के सामने। इनमें से एक बंदा वही होता है पहले वाला ही। वहाँ पर 30 लेवल का एक मॉन्स्टर को समन कर लेते हैं जो कि एक फायर से अटैक कर देता है डियाब्लो के ऊपर। लेकिन सारे अटैक्स डियाब्लो के सामने बच्चों के किलों के अलावा कुछ नहीं होता है। ये कहकर वह अटैक करता है एक फायर के साथ में और उस मॉन्स्टर को एक कोयले में बदल देता है और वो उस बंदे से कहता है उसका लेवल 150 है। तो ये सब बच्चों का खेल है, वे लोग डर के भाग जाते हैं। नेक्स्ट डे वे लोग जा रहे होते हैं एडवेंचर गोयल में, जहाँ पर कि वो खुद को साइन अप करा सकें और एक एडवेंचर बन सकें, यहाँ पर कि उन सभी का जो फॉर्म होता है वे सेरा बनती है। बिकॉज डियाब्लो को उस फॉर्म को उस लैंग्वेज के बारे में कुछ खास नहीं पता होता क्या किया जाता है। उनको टेस्ट देने के लिए एक मिरर के सामने लाया जाता है जिससे कि उनकी जो पावर्स उनके बारे में पता चल सके। सबसे पहले सेरा चेक करती है और सेरा का लेवल 30 निकलता है, लेकिन रैम का लेवल उससे हाई होता है और रैम का लेवल 40 होता है। इसी वजह से सेरा काफ़ी डिसअपॉइंटेड होती है। लेकिन डियाब्लो अपना जब ट्राई करने के लिए आता है और सामने मिरर पर हैंड रखता है जिससे कि सामने ब्लैक ऑरा छा जाता है और सब कुछ एकदम ब्लैक हो जाता है। सभी पता चलता है कि बहुत ज़्यादा पावरफुल, इसीलिए गुड लीडर खुद आती है सिल्वी नाम की और वो उसको लेकर जाती है और कहती है मैं थोड़ा अगली है लेकिन उसकी पावर्स का सच में कमाल की है, इसीलिए मैं तुम्हें एक क्वेस्ट देना चाहती हूँ। ये क्वेस्ट तुम्हारी पावर के अकॉर्डिंग हो सकता है। ना क्या लगता है क्या सच में? ठीक है। लेकिन
तुम तो अभी मना कर रही थी ना। वह कहती है अरे कोई बात नहीं, तुम्हारी पावर से अकॉर्डिंग ये क्वेस्ट है, एक स्नेक जो कि बहुत लोगों को खा चुका है जंगल में, तुम उसको खत्म करना है। वे वहाँ से निकल पाते हैं उस क्वेस्ट की तरह ही। जंगल में जब पे जा रहे होते हैं, एजे रुक जाते हैं सिरा के कहने पर, और सिरा कहती है मुझे लगता है कि कुछ लोग हमारा पीछा कर रहे हैं। इस बात पर रैम कहती है आखिर तुम ऐसा कैसे कह सकते हो, हमें तो कुछ नहीं पता है। तो सिरा कहती है हमारे जो ईयर्स होते हैं वो और लोगों के मुकाबले ज़्यादा शार्प होते हैं, हमारा सिक्स सेंस भी हाई होता है, इसलिए सबकी पोजीशन बताती है, उधर साइड पर भी लोग हैं। डियाब्लो अपनी फायर मैजिक से अटैक कर देता है और सब चीज़ को तबाह करके उन लोगों को सामने आने पर मजबूर कर देता है। तब उनमें ऐसे सभी लोग जो कि होते हैं एल्फ्स के सोल्जर्स और भी यहाँ पर सिरा को लेने आए होते हैं, बिकॉज सिरा एल्फ्स किंगडम की एक प्रिंसेस होती है जो कि अपने ब्रदर के साथ में मैरिज नहीं करना चाहती, जैसा कि उनका ट्रेडिशन है। इसीलिए वे लोग कहते हैं आखिर उसकी हिम्मत कैसे हुई हमारी प्रिंसेस को सिर्फ बनाने की, अभी कभी उसे जाने दे। लेकिन सिरा इस चीज़ को रिजेक्ट कर देती है। तो डियाब्लो कहता है बे मेरी सिला है और मैं चाहूँ वही करेगी बे, और मेरे ऑर्डर के बिना कुछ नहीं करेगी, इसीलिए तुम कुछ नहीं कर सकती। वे सोल्जर्स होते हैं इस बात को काफ़ी घृणित तौर पर लेते हैं और अटैक कर देते हैं। लेकिन सारे एरो जो होती हैं डियाब्लो के सामने ऐसे होती हैं चट्टान पर ऐसे ही मार दिए हों। लेकिन तभी उनकी जो लीडर होती है वे एक विंड मैजिक के साथ में एक अटैक करती है और कहती है सच में काफ़ी हार्ड और काफ़ी लॉन्ग है। इसी के साथ अटैक जाकर जैसे हिट होता है डियाब्लो पर, उसका कोई भी फर्क नहीं दिख रहा होता। डियाब्लो कहता है कि तुम्हारा बच्चों का खेल अभी पूरा हो गया। ये कहकर अपनी एलिमेंटल पावर यूज करता है और पूरे आसपास के जंगल को फ्रीज कर देता है बर्फ में, जहाँ पर जिस वजह से एक मैजिकल नाइट होता है वो सामने आ जाता है मैजिक असिस्टेंट से, और जो कि पहले हम देख चुके हैं। और डियाब्लो से बदला लेना आया था, इसीलिए उसने एल्फ को खबर दी थी कि उस डियाब्लो ने सिरा को अपना स्लेव बना लिया है। इधर वह सारे नाइट्स होते हैं माफ़ी मांग रहे होते हैं अपनी प्रिंसेस से, और सिरा उनको वहाँ से जाने के लिए कहती है और वे लोग वापस आ जाते हैं। यहाँ पर बैठकर इस बारे में बात कर रहे होते हैं सिरा के बारे में। लेकिन नीचे पहुँच जाते हैं गिल्ड में, जहाँ पर कि उनका न्यू टास्क दिया जाता है जिसकी कुछ मटेरियल होता है जिनको कैसल तक पहुँचाना होगा, जो कि थोड़ा सा हार्ड मिशन तो हो सकता है। लेकिन इस सर मिशन होता है, इसको डियाब्लो एक्सेप्ट कर लेता है, उसे भी कुछ मनी की जरूरत तो है ही। लेकिन रैम इस चीज़ के लिए मना कर देती है कि इसमें वह पार्टिसिपेट नहीं करना चाहती और वहाँ से जाना चाहती है कि सिरा को लेकर चला जाए। लेकिन वहाँ पर एमिल नाम का एक बंदा आता है जो कि इस एडवेंचर गिल्ड का सबसे मोस्ट पावरफुल एक एडवेंचर कह सकते हैं। वह कहता है डियाब्लो को चैलेंज करती है कि तुमने 2 गर्ल्स को कैद कर रखा है, इसीलिए मैं तुम्हें चैलेंज करता हूँ। डियाब्लो तुरंत इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है। वैसे ही बंदा अपनी स्वॉर्ड के साथ में अटैक करने जाता है। डियाब्लो अचानक से उसको ब्लॉक कर लेता है अपनी बॉन्ड से और पीछे फेंक देता है, जिसके साथ अपनी मैजिक पावर के साथ में अटैक करने के लिए एक मैजिक स्पेल इंचांट करने लगता है। इंचांट करने से पहले उसको अपनी बॉन्ड से अटैक करता है, इस पर ढेर हो जाता है। दोबारा अटैक करने को जाता है तो दोनों गर्ल्स ही रोक देती हैं और ईमेल से कहती हैं कि उसने उसको समन किया, इसलिए तुम इस मैटर से दूर रहो। तो कहता है ठीक है, इस्तेमाल करके वहाँ से चला जाता है। वे लोग निकल पड़ते हैं कैसल की तरफ, जहाँ पर केवल सिरा उसके पास साथ में आई होती है। सारे सोल्जर्स आकर उन्हें घेर लेते हैं, आखिर वे लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं और ये टीमन क्या कर रहा है। तो सिरा बताती है हमें एक टास्क मिला एडवेंचर गिल्ड से, इसीलिए हम लोग यहाँ पर आए हैं, और आखिर ये सिक्योरिटी इतनी ज़्यादा क्यों है। तो बताते हैं यहाँ पर काफ़ी सारी फेलेंस की आर्मी है जो कि बार बार अटैक करती है, और अटैक करने की हमें इन्फॉर्मेशन मिली है कि वो अटैक करने जा रहे हैं। बस सोचने लगता है फेलेंस की आर्मी तो एक ग्रुप में अटैक तब कर दी जब उनका एक पावरफुल लीडर उनको लीड कर रहा हो, और सारे इतने ज़्यादा पावरफुल फेलन होते हैं कि एक को भी इनको मारना हार्ड पड़ जाएगा। तभी अचानक से पूरी फेलेंस की आर्मी आ चुकी होती है और डियाब्लो सबसे गेट बंद करने के लिए कहता है और सामने जाने लगता है। वे लोग सोचते हैं कि ये क्या ही कर पाएगा। एक फेलन जब अटैक करने को आता है तो एक पंच से उसको ढेर कर देता है, जिसके बाद में और भी फेलेंस होती हैं अटैक करने की जाने लगते हैं, लेकिन वे स्पीड से ही 30 फेलेंस से ज़्यादा को मार देता है। जिसके बाद उनकी कमांडर्स होती है वह सामने तरफ आती है और वह सामने आकर उसे चेतावनी देती है हटने के लिए, जिसका नाम एडल होता है, और वह सीधा आकर डियाब्लो पर अटैक कर देते हैं अपनी स्वॉर्ड के साथ। जिनकी स्पीड होती है वह एक बिंड से भी तेज होती है। उन किसी को दिख नहीं रहा होता है कि वो लाइट की किरणें दिख रही होती हैं। हर अटैक से वह डॉज कर रहा होता है, किसी को उसने ब्लॉक या फिर डिफ्लेक्ट भी नहीं किया होता है। तो डियाब्लो कहता है अपनी फुल पावर के साथ में वह अटैक यूज करे, जितनी पावर है उसके साथ में वह भी सेम करती है। वह सोचती है आखिर ये बच कैसे पाएगा इस बार पूरे अटैक से। जब अटैक करती है जो कि ट्रिपल पावर के साथ में अटैक होता है मोस्ट पावरफुल, जिसको डायरेक्टली डियाब्लो अपने ऊपर हिट ले लेता है, और जिसके जैसे बस थोड़ा सा ही वह हिलता है, जिसे देखकर तो एडल भी अब शॉक्ड और हिल चुकी होती है अंदर से और डरने लगी होती है। सारे उसकी आर्मी भी डर जाती है। डियाब्लो कहता है और सच में कहना तो पड़ेगा आज पहली बार मुझे कुछ महसूस हुआ है आज कि यहाँ किसी ने कुछ अटैक वगैरह या फिर कुछ किया है। वह तो उसे चेतावनी देता है उसे सरेंडर करने के लिए, लेकिन पीछे सोल्जर्स बताते हैं सिटी के अंदर एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर पहुँच चुका है, एक फैलन जो कि तबाही में चाह रहा है, सेल से रोकने की ट्राई कर रही है लेकिन फील्ड है। तभी एडल कहते हैं हाँ बिल्कुल यही तो हमारा प्लान था। तो वह कहता है ठीक है और सबको सबसे जल्द इसे खत्म करना होगा। ये कहकर अपने एक अटैक स्टार्ट करने लगता है जिससे उसे खत्म कर सके, जिसको एडल ब्लॉक करने की ट्राई करती है, लेकिन बहुत ज़्यादा लाइट चमकती है उस अटैक के साथ में। पूरा ब्रिज वगैरह और सामने की सारी जगह तबाह हो चुकी होती है, आप देख सकते हैं बिल्डिंग और सामने की तबाही भी। जिसके साथ में एडल बची होती है, सारी आर्मी खत्म हो चुकी होती है, वह भी काफ़ी इंजर्ड होती है। सिरा को अपने पास बुलाता है और टेरी प्रोटोकॉल पहुँच जाता है।
सिटी के अंदर, जहाँ पर काफ़ी सारे लोग इंजर्ड पड़े होते हैं, सेल्स और एमिल के साथ में भी, जिनके सामने वही फैलन होता है। वह फैलन डियाब्लो को देखकर उस पर भी टॉन्ट मारता है, अटैक करने को तैयार होता है, लेकिन डियाब्लो उसे पीछे हटने के लिए कहता है और जैसे ही अटैक करता है डार्क ब्रूट से, तो डियाब्लो से कहा था कि असली डार्क ब्रूट क्या होती हैं, उसके ऊपर काफ़ी अटैक करता है। लेकिन जब वह उसके ऊपर ग्रेविटी से अटैक करता है, जिससे वह डीमन वहीं गिर जाता है और वह थोड़ी ग्रेविटी को और बढ़ा देता है, जिसके अंदर वह ग्राउंड के अंदर ही धंसता चला जाता है, जिससे डीमन माफ़ी मांग रहा होता है कि वो उसे जाने दे। लेकिन डियाब्लो अब कहाँ छोड़ने वाला होता है उसे, और इसीलिए उसको एक डार्क किला में कैद कर देता है, इटर्निटी यानी हमेशा के लिए। दिखाया जाता है बस आराम से नाइट बिताई होती है उसने, और इसके बाद वहाँ पर आ जाती है सिल्वी और वो उससे कहती है, मैं जानती हूँ लेकिन फिर भी मैं चाहती हूँ इस क्वेस्ट को तुम एक्सेप्ट करो। ये एक वॉर है, ह्यूमंस और एल्फ डीमंस के बीच में ये वॉर स्टार्ट हो चुकी है, इसीलिए तुमको उन डीमंस को हरा कर इस वॉर को रोकना होगा। हमारे लॉर्ड हैं बिस लीड कर रहे हैं हमारे ह्यूमंस की आर्मी को, जो कि काफ़ी यदि पावरफुल है, और मैं तुमसे कहूँगी कि तुम उनके सामने थोड़ा ठीक से बात करो, बिकॉज वो अब तक के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है। उन्होंने काफ़ी सारे डीमंस तक को सेलेक्ट कर दिया है, जिसे देखकर तुम्हें डर जाता है। सेरा पूछती है कि अब स्केरी है, तो वो कहती है हाँ, अब कभी कभी थोड़ी स्केरी भी हो जाती हैं, जिस वजह से तो डियाब्लो और सब लोग बहुत डर जाते हैं। डियाब्लो पहले से ही बहुत ज़्यादा डर रहा था, लेकिन अब तो और भी ज़्यादा डरने लगा होता है, लेकिन ये भूल चुका होता है कि सबसे ज़्यादा पावरफुल तो वही है। सोच रहा होता है शायद वह उससे ज़्यादा पावरफुल हो सकता है। तो लॉर्ड के सामने आ जाते हैं। लॉर्ड होता है वह थोड़ी डरावनी टोन में या फिर डराते हुए कह रहा होता है, बात कर रहा होता है। सिल्वी बताने की ट्राई करती है कि ये डियाब्लो है सबसे मोस्ट पावरफुल एडवेंचर जिसके बारे में उसने बात की थी, लेकिन लॉर्ड कहते हैं कि तुम्हें मैंने पहले ही बता दिया कि मुझे किसी की भी ज़रूरत नहीं है। मैं पहले से इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ कि मैं इस वॉर को कर सकता हूँ, इसीलिए यदि स्ट्रॉन्ग नहीं है तो मुझे इनकी किसी की ज़रूरत नहीं है। लेकिन सिल्वी वह भी काफ़ी थोड़ी मतलब डरी हुई सी होती है, या फिर थोड़ी सहमी वैसी एक बात करने की दोबारा ट्राई कर दिया कि एक और मौका मिल सके, इसीलिए वो इंट्रोडक्शन देने की कहते हैं। इस बात का थोड़ा डीलिंग करने के बाद वे कहते हैं ठीक है तो अपने बारे में बताओ। रैम अपने बारे में इंट्रोडक्शन देती है, सेरा भी अपने बारे में बताती है, लेकिन बात रह जाती है डियाब्लो की। तो वे लोग सोच रहे होते कि कहीं पर रूडली बात ना करे, लेकिन डियाब्लो की तो अपनी फटी पड़ी होती है, बेचारे की हालत ख़राब हो रखी होती है और बोलने में काफ़ी ज़्यादा इंट्रोवर्ट होता है। आखिरकार वह अपना इंट्रोडक्शन दे ही देता है और इतना खुश होता है जैसे कि उसने एक वॉर जीत ली हो या फिर वर्ल्ड वॉर 3 जीत लिया हो। लेकिन वह लॉर्ड होता है उसके खिलाफ एक वर्ड ऐसे होते हैं जैसे कि वह काफ़ी रूडली उसे धमकाने की भी ट्राई कर रहा हो। वह लॉर्ड कहता है ठीक है मैं तुमको अपॉइंट करता हूँ कि एडवेंचर के तौर पर। बताता है इस मैप को देखकर तुम समझ सकती हो हमारी फोर्स किधर है, और ये जंगल दिख रहा है उधर के साथ एल्प्स हैं। एल्प्स ज़्यादा संख्या में नहीं है, लेकिन उनकी जो स्ट्रेटजी है वह काफ़ी यदि खतरनाक है। फिर उस जंगल के लिए इतनी फेमिलियर होती हैं कि वो जंगल में कहीं भी ऐसे छुप जाती हैं कि तुम्हें बिल्कुल भी ढूंढ नहीं मिलेगा, इसीलिए हमें लिए काफ़ी दिक्कत हो जाती है। एक बार तो मैं खुद भी फोर्स लेकर के आता वहाँ पर, लेकिन मैं अपने काफ़ी सारे साथियों को बेमतलब में मैंने खो दिया था। इसलिए मुझे एक एडवेंचर चाहिए जो कि लॉन्ग रेंज में अटैक कर सके। तुम एक स्पेल कास्ट करो, इसलिए तुम्हारी ज़रूरत है, इसलिए तुम काफ़ी सही रहोगे। वह कहने लगता है ठीक है चिंता ना करने के लिए, वह खुद जाकर उसको डील करेगा पापा। वह कहने लगता नहीं मेरा मतलब तो ये था कि क्या तुम सीरा को नहीं भेज सकते, बिकॉज वे लोग सीरा की वजह से ही सब कर रहे हैं कि हम लोगों ने इसे कैद कर रखा है, उसको भेजकर हम इस वॉर को भी रोक सकते हैं। इस बात पर डियाब्लो कहता है नहीं, यदि सीरा की मर्जी नहीं है तो वह उसको नहीं भेजने वाला है, कुछ भी हो जाए। वह कहने लगता है क्या मतलब सच में सीरा तुम नहीं जाना चाहती हो अपनी एक लग्जरी लाइफ छोड़ के, यहाँ तुम एडवेंचर बनना चाहती हो। इस बात पर थोड़ी डर जाती है, लेकिन वह कहती नहीं बिल्कुल नहीं, मैं अपनी लाइफ को इस तरह से जीना चाहती। बेशक वह एक रॉयल फैमिली से आती, फिर भी वह यहाँ पर एक रॉयल फैमिली की कठपुतली बनकर नहीं रहना चाहती है, अपनी लाइफ को अपनी मर्जी से जीना चाहती है। इस बात पर लॉर्ड शायद वह समझ जाता है उसकी बात को, और वह कहता है ठीक है वह जैसे चाहे वह कर सकता है, मुझे फ़र्क पड़ता है तो इस चीज़ से वॉर रुक जानी चाहिए कैसी भी, ये मेरे लिए काफ़ी है। इसलिए उन लोगों को अपॉइंट कर लेता है वॉर को रोकने के लिए भी। लेकिन मैं कहता तुम्हारे साथ में कंपनी देने के लिए मैंने कोई और भी है जो कि बुलाया, जिसका नाम एलाइस होता है, पर रॉयल नाइट होती है, जो कि यहाँ पर उनको अकेडमी देने के लिए आई होती है मिशन में। इसे देखकर वो शॉक्ड हो जाते हैं और डियाब्लो सोचता है रॉयल नाइट तो वही बंदे बनते हैं ना जो कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं, है ना, लेकिन ये तो इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं लग रही है। वह अपने बारे में इंट्रोडक्शन देती है और कहती चिंता ना करने के लिए, वह बस एक फॉर्मेलिटी के लिए यहाँ पर भेजी गई है, और यहाँ पर यदि तुम्हें कोई क्वेश्चन हो तुम मुझसे पूछ सकती हो। वो उनसे काफ़ी यदि हंसकर और खुशी से बात कर रही थी, और सिवी के लिए एक मनी पाउच दी थी जिसके अंदर कुछ पैसे होते हैं, और वह कहती तुम्हारी जो एडवेंचर्स इस वॉर के दौरान हुए हैं या लाइफ खो चुके हैं उनके लिए एक कंपनसेशन के तौर पर है। वह सीरा के पास आती और हैप्पीली बात करती और कहती इसमें काफ़ी यदि हैप्पी है उससे मिलकर, बस उसको प्रोटेक्ट करेगी और प्रोटेक्ट के साथ रहेगी। इन सबको इस तरह से बात करते देखकर डियाब्लो काफ़ी शॉक्ड हो जाता है कि सच में इस गर्ल के पास में जो कम्युनिकेशन स्किल्स है अपर लेवल की है, कितनी जल्दी ये सभी लोगों से फेमिलियर हो गई। जब वह बात करने की ट्राई करती है डियाब्लो से और कहती है थैंक यू सो मच जो तुमने इतनी ज़्यादा हेल्प की थी उस टाइम सिटी के यानी कि इसके पार जो वॉर हुई थी फैलन के खिलाफ में, और वह सोचता है कि शायद उसके डियाब्लो की पहचान के पीछे ही वह न झांक पाए, इसीलिए उससे कहता है कि उसे अपने वर्ड्स पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए। जब वो उससे बात कर रही हो वो उससे माफ़ी मांगती है कि नेक्स्ट टाइम ऐसा कुछ नहीं होगा। फिर वो जा रहे होते हैं तो डियाब्लो कहता है उसे एक न्यू स्टफ की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो रैम पूछता है कि क्यों, वह उसको काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है ना। वह कहता है नहीं, यहाँ की काफ़ी ज़्यादा ही कमज़ोर लोग हैं, कमज़ोर बिल्डिंग से यदि उसने ऐसी अटैक कर दिया तो सारी बिल्डिंग्स तबाह हो जाएंगी, इसलिए उसे एक कमज़ोर स्टाफ की ज़रूरत है।
उसको ले लेता है और कहता है ठीक है ये थोड़ा कंफर्टेबल लग रहा है, थोड़ा वीक भी है। अचानक से वहीं की स्मोक बॉम्ब आता है और सीरा उसमें फंस चुकी होती है। अचानक से सीरा को कुछ लोग किडनैप कर रहे होते हैं। सीरा की आवाज़ आती है, अपने स्टप को एक बार सामने की तरफ वेव करता है जिससे सारी स्मोक हट जाती है। तो 2 लोग होते हैं जो बाउंटी हंटर्स होती हैं, सीरा को ले जा रहे होते हैं। जब जाना चाहते हैं तो बाउंटी हंटर आकर उन्हें रोकने की ट्राई करती हैं। इतना टाइम नहीं होता है कि उनसे वह बात या फिर कुछ भी टाइम वेस्ट करे, इसीलिए दोनों को साइड कर देता है। एक पीछे से बाउंटी हंटर अटैक करता है जिसको एलिस आकर ब्लॉक कर लेती है एंड टाइम पर। यहाँ पर केवल एक ही बंदा बचा होता है। रैम पहुंच जाती है उधर की साइड पर और उस बंदे को ढूंढ लेती है। एक पंच के साथ में उसको इतनी दूर फेंक देती है जिससे कि वह दूर जाकर गिरे। और तभी डियाब्लो देख लेता है कि सीरा को वो लेकर जाने से स्पीड से जाने लगता है। उन दोनों को पकड़ने के लिए सीरा को लेकर भाग रही होती हैं, लेकिन अचानक सीरा उसके ऊपर आकर गिरती है। बिकॉज ईमेल ने बीच में आकर ही दोनों को रेड कर दिया होता है और सीरा को बचा लिया होता है। इसीलिए वह डियाब्लो से कहता है इन सब बाउंटी हंटर्स हैं उनको वह उस पर छोड़ दे। दोनों गर्ल्स उस पर थैंक्स कहती हैं तो वह कहते हैं जितना ना करनी, वह एक वुमन हेल्पर है। अब वुमन की हमेशा हेल्प करना पसंद है। सीरा और वे लोग सोचते हैं आज के लिए जंगल जाने के ट्रिप हमें छोड़ ही देना चाहिए, हमें थोड़ा रेस्ट करना चाहिए। इसी रेस्ट निकल जाते हैं। नेक्स्ट उनके पास में सेल्स आई होती है जो कि उनके साथ में आज खाना खाने वाली होती है, कुछ डिस्कशन भी करने वाली होती है। एक शॉक्ड होती है कि डियाब्लो है जो कि इस वॉर के दौरान भी जा रहा है, लेकिन उससे पहले बताता उसको एक न्यू कैरवैन के बारे में पता चला जो कि स्लेव मार्केट में आई है, न्यू ही है। इसीलिए तो वहाँ जाकर एक बार चेक कर सकते हो कि शायद तुम्हारे जो रैम और सीरा इनके कॉलर 7 निकल सके। इसीलिए मैं तुम्हें बताने आई थी, शायद ज़्यादा टाइम तक नहीं रहेंगे वे मार्केट के अंदर, न्यू शॉप सभी खुली हैं। इस बात पर कहता है ठीक है स्लेव स्कॉलर्स को ओपन करना ही ज़्यादा ज़रूरी है, अभी जो वॉर हो रही है उसमें हम बाद में चले जाएंगे। लेकिन एलिसा कहती है कि अभी वॉर में जाकर पार्टिसिपेट करना ज़्यादा ज़रूरी है, उसको रोकना ज़्यादा ज़रूरी है। तो डियाब्लो कहता है उसको तो मैं आसानी से हरा दूंगा, अभी कोई बिग प्रॉब्लम नहीं है, अभी इन कॉलर्स को निकालना उनकी प्रॉब्लम ज़्यादा ज़रूरी है। इसीलिए लोग पहुँच जाते हैं स्लेव मार्केट में, जहाँ पर कि उन्हें जैसे कि इन्फॉर्मेशन दी गई होती है वहाँ पर एक कार वैन होती है जो कि न्यू ही होती है। सोचता है शायद यहाँ पर बर्फ बन जाए, इसलिए अंदर पहुँच जाता है जहाँ पर कि देखता है सारी जो स्लेव्स होती हैं वह काफ़ी एंजॉय कर रहे हैं लाइफ को, एक स्लेव की लाइफ को, और काफ़ी खुश भी होती हैं। वहाँ पर एक लेडी होती है जो कि स्लेव ट्रेडर होती है और वह कहती है ओ वेलकम, क्या तुम यहाँ पर स्लेव खरीदने के लिए आए हो? लेकिन उसकी जब नज़र जाती है कि सामने 2 स्लेव्स खड़े हैं तो कहते क्या तुम उनको बेचने के लिए आए हो? तो डियाब्लो कहता है नहीं। वह कहती है वह अच्छा प्राइस दे सकती है। वह कहता है वह कोई स्लेव्स नहीं है जो कि यहाँ पर वह बेचेगा। कहती ठीक है तो फिर और बताओ तो यहाँ पर किस लिए आए हो? वैसे मैं देख कर ही बता सकती हूँ कि तुम्हारे अंदर जो माना है तुम कितने ज़्यादा पावरफुल हो, साफ साफ दिख रहा है कि तुम एक पावरफुल पर्सन हो। डियाब्लो एकदम शॉक्ड हो जाता है। तो सीरा कहती है कि वह भी इस चीज़ को देख सकती है। इस बात का फिर वो बात करते हैं, सारी सिचुएशन बताती हैं। तो वह कहते हैं ठीक है वैसे तो काम में मैं वर्क नहीं करती, लेकिन जब तुम कह रही हो कि एक रिफ्लेक्शन मैजिक से हुआ है जिसको शायद मुझे नहीं पता ये एग्जिस्ट करता भी नहीं, लेकिन फिर मैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए इस मैटर में तैयार हूँ। लेकिन तभी वो रैम की तरफ देखती है और वो कहती है वैसे तुम्हारे अंदर तो मुझे काफ़ी ज़्यादा सिनिस्टर ऑरा महसूस हो रहा है। ये बात सुनकर तो रैम होती है वो थोड़ी शॉक जाती है और एकदम डर जाती है, आखिर ये क्या। इसीलिए बात से मैं बाहर जाना चाहती है और कहती है मुझे अच्छा फील नहीं हो रहा है, मैं बाहर जाना चाहती हूँ। डियाब्लो उस पर चिल्लाते हुए कहता अपने शब्दों को थोड़ा संभाल के रहो, तुम क्या कह रही हो? तो रैम कहती है हाँ बिल्कुल मैं थोड़ा सा बाहर जाना चाहता हूँ, मुझे थोड़ा अच्छा फील नहीं हो रहा। एलिसा कहती है हाँ बिल्कुल मैं भी उसके साथ में उसे पार्टी देने के लिए या फिर साथ रहने के लिए ठीक है जा रही हूँ। और सीरा से पूछती है सीरा क्या तुम्हें भी ये ऑरा महसूस होता है? तो सीरा कहती है हाँ बिल्कुल, इसीलिए मुझे लगता है कि तुम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट एडवेंचर हो। इधर दिखाते हैं डियाब्लो सीरा का कॉलर हटा रहा होता है जिसको इंस्ट्रक्शन जोन के अकॉर्डिंग वर्क कर रहा होता है। उसकी बॉडी में कुछ ऐसी का टच करना पड़ता है जिससे अलग आवाज़ें निकाल रही होती है। उसकी माना को ट्रेस करने की ट्राई करता है। इस तरह से बाहर आ जाता है अपने रूम में और जो पूरी तरह से एडजस्ट हो चुका होता है मैजिक यूज करने से। रैम से कहता है वह थक चुका है, तो रैम कहती है उसे थोड़ा रेस्ट करने के लिए, लेकिन वह कहता है आज उसने जो मैजिक सीखा है वह सच में मैजिक को टेस्ट करने के लिए काफ़ी अच्छा एक ट्रिक है, कल ही उसको पूरी तरह परफेक्ट कर पाएगा। रैम कहती अच्छा है तुम्हें रेस्ट करना चाहिए। वह कहता हाँ बिल्कुल सही कह रही हो। एलिसा से पूछती वह कहाँ जाने वाली रेस्ट के लिए? तो वह कहती उसने पास में एक रूम ले लिया है। लेकिन तभी अचानक से उनको एक आवाज़ सुनाई देती है जो कि एक बांसुरी की धुन होती है, काफ़ी अच्छी होती है, लेकिन लोग शॉक्ड होते हैं आखिर ये कहाँ से आ रही। लेकिन सीरा तो इस चीज़ से डरने लगी होती है। अचानक से दरवाज़ा खोलता और वहाँ पर एक एल्फ आ जाता है और वह कहता ओह हाय, लेकिन वह सीरा की तरफ देख रहा होता। सीरा होती है एकदम डर जाती है और कहती है ब्रदर आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? सब लोग शौक से आते हैं ये कहाँ से एक न्यू चैप्टर आ गया जो कि कीरा होता है और वह एल्फ लेता है और जो कि कह सकते हैं फ्योंसे भी होता है सीरा का। और यहाँ पर वह सीरा को वापस लेने आया होता है। वह डियाब्लो से कहता है कि उसे वापस लेने के लिए आया, लेकिन सीरा उसके शब्दों से वह डर जाती है। डियाब्लो कहता है कि उसका मतलब क्या है, वो उसे वापस लेने आया। एलिस कहती है हाँ बिल्कुल तुमने पहले अटैक करवाया और उन हंटर्स को बाउंड्री दी जिससे को सिर्फ किडनैप कर सकें। वह कहता है मुझे माफ़ करना, मुझे जब पता चला कि मेरी सिस्टर इतनी ज़्यादा केयर करती तुम्हारी
तो मतलब तुम काफ़ी प्रीशियस हो उसके लिए, इसलिए माफ़ी चाहता हूँ। इसीलिए मैं खुद ही उससे यहाँ पर अब लेने के लिए आया हूँ। और ये काफ़ी ज़्यादा इमोशनली कह रहा होता है। एलिस कहती है लेकिन तुम्हारा मतलब क्या है? पहले तुमने कुछ लोगों को भेजा और अब तुम बार भी स्टार्ट कर दिए तुमने, अब तुम कुछ कहने के लिए आए हो, तुम पे कुछ नहीं कर पाए इसीलिए। मैं कहता अरे बार मैंने स्टार्ट नहीं किया, मेरे फादर जो कि काफ़ी ज़्यादा चिंतित हो रहे थे सिरा के बारे में, इसलिए उन्होंने अटैक करने के लिए कह दिया। लेकिन ये बार कोई ज़्यादा कुछ नहीं है, इसको रोका जा सकता है। तो सिरा बताती है बंदा यानी उसका ब्रदर पहले ऐसा नहीं था, पहले वो काफ़ी क्रूअल था, अभी इतनी ज़्यादा मीठी और अच्छी और एकदम इतना कूल और शांत होकर बात कर रहा है। इतना अच्छा पेशेंस के साथ उसने कभी बात नहीं की, ना उसका जो नेचर है इस तरह का है। मैं माफ़ी मांगता और कहता मुझे माफ़ करना, मैं अपनी किंगडम के वर्क में इतना ज़्यादा खो गया था कि मैंने सिरा की तरफ ज़्यादा ध्यान ही नहीं दिया। लेकिन अब से मैं सिरा की तरफ ध्यान दूंगा और वह भी काफ़ी लवली सिस्टर है उसकी, इसलिए अब उसको वापस लेने के लिए आया है और आगे से उसका ध्यान रखेगा। लेकिन रैम कहती है बात ले जाने की और जाने की नहीं है, लेकिन बात ये है कि अगर सच में सिरा भी तुम्हारे साथ जाना चाहती है, यदि वे जाना चाहती है तो ठीक है, और नहीं तो फिर कोई उसको यहाँ से नहीं लेकर जा सकता। इस बात को कीरा भी यहाँ एक्सेप्ट कर लेता है और कहता है ऑफ कोर्स उसकी सिस्टर का जो दिल करे और मन करे वह उसको करे, यदि उसकी इच्छा होगी तो वह जा सकती है उससे। अभी वो थोड़ी इमोशनल ज़्यादा है इसलिए उसको मना कर लिया है, लेकिन कल वह वापस आएगा और ज़रूरी वो उसके लिए जाने के लिए मान जाएगी। अब मैं जानता हूँ वो उसे मुझे प्यार करती है। डियाब्लो कहता है ठीक है, लेकिन क्या जो वॉर है वह तुम इसी जैसे स्टार्ट किया है? यदि तुम नहीं जाएगी सिरा तो क्या तुम वॉर को जारी रखोगे? लेकिन यहाँ लगता है ऐसा कुछ नहीं है, ये तो बस ऐसी बस कुछ इविल थॉट्स टाइप कह सकते हैं। वैसे यदि बात की जाए तो क्या तुम्हारे ऊपर भी ये रूल लागू होता है? यदि सिरा ने जाने के लिए कह दिया क्या तुम उसे जाने दोगे या फिर तुम उसको रोकने की ट्राई करोगे जबरदस्ती? इस बात पर डियाब्लो कहता है यदि सिरा जाने के लिए तैयार है उसको जाने देने में कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। उसकी जैसी इच्छा करे वह कर सकती है, हमेशा उसके हर निर्णय में साथ देगा। उसी नाइट दिखाया जाता है सिरा सोई नहीं होती और रात पर जाग रही होती है। आज जो हुआ होता है उसलिए रैम कहती है आखिर क्या हुआ, इतनी ज़्यादा चिंतित क्यों हुआ? आज के जो डिस्कशन हुआ उसी जैसे, वैसे उसके ब्रदर के बारे में क्या उसके वर्ड्स पर उसे भरोसा है? तो सिरा कहते नहीं, उसे नहीं लगता कि वह सच बोला या फिर झूठ, लेकिन फिर भी मैं यहीं पर रहना चाहती हूँ। सिरा कहती है वैसे तूने पूरा डिसीजन बना लिया अगर तुम्हें क्या करना है? तो कहती हाँ बिल्कुल, मैं यहीं पर तुम्हारे साथ में और डियाब्लो के साथ में रहना चाहती हूँ। इसके बाद हम एक कैफ़े को स्टार्ट करेंगे जिसको हम वर्क करेंगे, जहाँ पर कि हम दोनों लोग मेट के तौर पर बात करेंगे और डियाब्लो है वह एक बारटेंडर के तौर पर काम करेगा। हम लोग को काफ़ी अच्छी एक फैमिली के तौर पर हम स्टार्टिंग कर पाएंगे। रैम कहती है लेकिन उसमें मुझे ना गिनो, मैं शामिल नहीं हो पाऊंगी। तीसरा कहती है आखिर क्या उसको कोई दिक्कत है, क्या वह उसकी कोई हेल्प कर सकती है? तो रैम कहती नहीं, उसकी हेल्प कोई भी नहीं कर सकता, इसीलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और इस तरह से भी लोग डियाब्लो के पास में आज रात के लिए सो जाते हैं। आधी रात का सीन दिखाया जाता है कीरा जो कि एक जगह खड़ा होकर बांसुरी की धुन को बजा रहा होता है और अपनी डेमन स्माइल के साथ कहता है मेरा प्लान या ईविल प्लान स्टार्ट हो चुका है। नेक्स्ट डे एलिस आई होती है उनके रूम में और कहती है डियाब्लो आज तुम ध्यान रखना कीरा आने वाला है, यदि सिरा जाने के लिए मना करती है तो अटैक के लिए थोड़ा अलर्ट रहना। अरे ठीक, वे लोग निकल जाते हैं मार्स गेट के लिए जहाँ पर सिरा बची होती है और जो कि एक हीलिंग पोशन बनाने लगता है सिरा के साथ में मिलकर। डियाब्लो उसे बता रहा होता है हीलिंग पोशन बन जाता है, तब उन्हें बांसुरी की आवाज़ सुनाई देती है। बाहर की तरफ देखता है तो वहाँ पर कीरा आया होता है, लेकिन सिरा को देखता है जो कि गेट पर खड़ी होती है और वह जाने के लिए कह रही होती है कि अपने ब्रदर के साथ उसे जाना ही होगा। जब उसका रोकने की ट्राई करता है तो उससे कहती थोड़ी खोल ले, उसको अपनी किंगडम जाना होगा, उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है जिसको उसे उठाना होगा। वह शौक जाता है, वह कीरा के पास जाती है और कीरा उसका वेलकम करता है और वह डियाब्लो से कहता है क्या तो अपने वादे को अब तोड़ने वाले हो? सिरा अपनी मर्जी से मेरे साथ जा रही है, अपनी कैरेज को आगे बढ़ाने के लिए कहता है और डियाब्लो बस शॉक्ड होकर बस देखता रहता है और एकदम एक तब खड़ा होता है जब तक कि पीछे से एलिस और रैम आकर नहीं पूछती क्या हुआ, तो बताता है कि सिरा चली गई है। अपने रूम में आकर लेट जाता है और काफ़ी डिसअपॉइंट और काफ़ी टूटा हुआ महसूस कर रहा होता है। यहाँ पर कि रैम भी आ जाती है, एक बच्चे की तरह कर रहा होता है। रैम कहती है कि सच में, लेकिन सिरा तो अपनी मर्जी से नहीं जा सकती। डियाब्लो कहता है अपनी इच्छा से गई है, उसने जो भी कहा मुझे सब पता है। मैं कहने लगती है मेरे ख्याल से जो उसने बांसुरी बजाई तो उसमें कोई ना कोई मैजिकल स्पेल है, हम उसको सिद्ध तो नहीं कर सकते, लेकिन मैं जा रही हूँ उसकी हेल्प करने के लिए। कल उसने कहा था कि वह नहीं जाना चाहती, आज वह अचानक से चली गई। कुछ मोटिवेशन के साथ में डियाब्लो भी मान जाता है जान के, यहाँ पे एल्सा भी मिलती है। इधर जाकर पूरी जंगल में आग लगा देता है, तबाही मचाने लगता है। सारी एल्फ सोल्जर्स होती हैं अब ढेर हो चुकी होती हैं और आखिरकार पहुंच जाता है कीरा के कैंप में भी, जहां पर कि सिरा को बांध रखा होता है और उसको काफ़ी ज़्यादा ही टॉर्चर किया जा रहा होता है एक स्लैम द्वारा, यहाँ रेस्ट किया जा रहा होता है कह सकते हैं, जिसको जाकर डियाब्लो बचाता है और कहता है मुझे तुम्हें अकेला ही नहीं छोड़ना चाहिए था कभी भी। और वह गुस्से में आ जाता है कीरा की तरफ। कीरा कहता है उसने वादा किया था यदि सिरा उसके साथ जाना चाहेगी तो वह उसके साथ जाने देगा। डियाब्लो कहता हाँ बिल्कुल, लेकिन वह एक स्पेल के बस में थी इसलिए इसको नहीं मान सकता।
वह कहता कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तुम दोबारा जान लो। ये कहकर एक चुटकी बजाता है जिससे सीरा तुरंत कहती है हाँ मैं अपने घर जाना चाहती हूँ। डियाब्लो ऑर्डर देता है एज ए मास्टर, मैं एक मास्टर के तौर पर तुम्हें ऑर्डर देता हूँ, बताओ मुझे क्या तुम सच में जाना चाहती हो या फिर नहीं। अचानक से उसकी जो कॉलर की स्पेल होती है स्लिप स्पेल, जिसकी वजह से कीरा की स्पेल डिस्ट्रॉय हो जाती है, फिर नलीफाई हो जाती है और वह कहती है कि वह नहीं जाना चाहती है। अपने पास एक क्रिस्टल निकालता है और कहता है तुम्हें खत्म करने के लिए मैं मॉन्स्टर पहले से लेकर आया हूँ, जो कि अब तक का सबसे मोस्ट पावरफुल मॉन्स्टर है। जिसको देखकर तो डियाब्लो शॉक दे जाता है, उसने पहले गेम में भी उसको नहीं देखा होता। जिस पर जब अटैक करता है तो पता चलता है उसके अंदर रीजनरेशन की काफ़ी बड़ी पावरफुल स्पेल है, तुरंत रीजनरेट हो जाता है और वह काफ़ी सारे एलिमेंटल अटैक भी यूज कर सकता है, जिसको डियाब्लो ब्लॉक नहीं कर पा रहा होता है, मतलब डॉज नहीं कर पा रहा होता है। उस सबको इतना खतरनाक देखा तभी सीरा बताती है कि उसके अंदर एक कोर है जो कि पूरी बॉडी के अंदर चलता रहता है, इसलिए उसको कोर को डिस्ट्रॉय करोगे तो डिसअपियर हो जाएगा। इस बात पर कहता है ठीक है, और एक मौका देखता है जिससे कि उस पर अटैक कर सके। सारे अटैक से उसके डॉज करता है, उसके नीचे जाकर उसको पूरी तरह से थंडर से अटैक करके इलेक्ट्रिक्यूट कर देता है और जिसके बाद में उसकी पूरी बॉडी को डिस्ट्रॉय कर देता है एक धमाके के साथ में, जिसका कोर भी डिस्ट्रॉय हो जाता है। जिससे कीरा डर रहा होता है और एकदम डर गया होता है कि ये कैसे हो गया। जब डियाब्लो उसे खत्म करने वाला होता है तो सीरा उसे रोक देती है। जब कीरा वहाँ से जा रहा होता है अचानक से उसका सर हवा में फ्लोटिंग करने लगता है। वह देखता है आखिर कौन है, तो जहाँ पता चलता है लॉर्ड अपनी पूरी आर्मी के साथ में यहाँ पर छुपा हुआ था और वह कहता है वह तो पहले से यहाँ पर एल्फ्स के किंगडम को खत्म करने आया है और उन सबको खत्म करके रहेगा, इसीलिए सीरा को मुझे दे दो। लेकिन डियाब्लो उसको रोकने के लिए तैयार हो जाता है और कहता है नहीं बिल्कुल भी नहीं, तुम उसे नहीं टच कर सकते। तो एक मैजिक स्पेल यूज करता है जिसके बाद डियाब्लो को उसे बंद कर देता है। डियाब्लो उसे नहीं निकलता है, एलिस उसको रोकने की ट्राई करती है लेकिन उसकी स्वॉर्ड के 2 टुकड़े हो जाते हैं, किसी को पता भी नहीं चलता क्या हुआ था, जो कि उसने बहुत स्पीड से किया होता है। डियाब्लो उस मेटल बैरियर के अंदर उसके कोर को देखता है और उसको डिस्ट्रॉय कर देता है, जैसा कि उसने पहले सीखा था एल्फ कॉलर के साथ में। तब लॉर्ड अटैक करता है जिसमें डॉज कर लेता है, लेकिन काफ़ी सारे अटैक्स हो रहे थे, उसमें बहुत सारी डॉज करता है लेकिन काफ़ी छोटी छोटी स्क्रैच उसे लग भी जाती हैं। मैं कहता सच में काफ़ी इंप्रेस है, मेरे ख्याल से 120 लेवल तो तुम्हारा होगा ही, जो कि अब तक यहाँ पर आने के बाद सबसे हाईएस्ट लेवल है। उसके ऊपर अटैक करता है जिससे वह कैद कर देता है और फिर वह उसको पूरी तरह से फ्रीज कर देता है। उसके सारी जग हील हो रहे होते हैं लेकिन उससे पहले ही जाकर लॉर्ड उस पर अटैक कर देता है। उस हाथ से आज़ाद होगा, उसकी नेक पर अटैक करने वाला होता है लेकिन वो उस पर अपनी बुलेट से अटैक कर देता है, मेजर बुलेट से, और उसको ढेर कर देता है लेकिन वो उसको जान से नहीं मारता है। अपने रूम में वापस आकर अपने आप को रिकवर करने लगता है जो उसने मैजिक इतना खत्म कर लिया था। नेक्स्ट डे वो थोड़ा एंजॉय कर रहे होते हैं और जहाँ पर भी समनिंग के बारे में सीख रहे होते हैं, लेकिन तभी सीरा कहती है क्यों ना हम थोड़ा बात लेने के लिए चलें। जब वो लोग एक जगह बात ले होते हैं डियाब्लो जो बैठ जाता है और जब वो देखता है तो वहाँ पर आ चुकी होती है एडल, जो कि फैलन या फिर डीमन लॉर्ड जनरल होती है, क्योंकि रैम को पकड़ ली होती है। रैम को वो छोड़ने के लिए कहता है तो वो कहती है चिंता ना करे, बिकॉज रैम के अंदर डीमन लॉर्ड उसके डीमन लॉर्ड है, इसीलिए वो उसको नहीं मार सकती वरना डीमन लॉर्ड को भी खात्मा हो सकता है, और जो कि वह नहीं चाहती, इसीलिए हम लोग बिल्कुल इक्वल सिचुएशन में। तो उसे एक सजेशन देती है कि वो उसको डीमन लॉर्ड से फ्री करा सकती है और जिसके लिए वो उसको बता सकती है किस तरह से किया जाएगा, जिससे कि तुम्हारी लाइफ भी बच जाएगी और डीमन लॉर्ड भी अलग होगा, मुझे मतलब नहीं रहेगा तुमसे। डियाब्लो तुरंत ही प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेता, उसे पता है वह डीमन लॉर्ड को आसानी से ही बाद में फाइट के दौरान हरा देगा। तो वह कहती है ठीक है कुछ दिन बाद स्टार फॉलन टावर पर आ जाना। तो कुछ पहले तय हो चुका होता है। इधर भी लोग जगह बैठे होते हैं, इस पर एलाइस आकर बताती है यहाँ पर एक न्यू इंपीरियल नाइट आया है जो कि एक पैलेडन के तौर पर भी वर्क करता है, जो कि सारे डीमंस के बहुत ज़्यादा खिलाफ होता है, खत्म करता है। अचानक से रास्ते में भाई नाइट या पैलेडन मिल जाता है और कहता है तो मुझे सुना है कि कुछ एडवेंचर्स खुद को डीमन लॉर्ड बुला रहे हैं। गोल्डन लाइट चमक रही होती है उसकी आंखों में, और जिन गोल्डन लाइट का मतलब है कि कहता है कि उसके ऊपर गॉड का आशीर्वाद होगा और वह रैम को वहीं पर कैद कर देता मैजिक से, जिससे डियाब्लो आसानी से मुझे आज़ाद करा देता। वह कहता मतलब तुम्हें जो खुद को डीमन लॉर्ड बुलाते हो तुम बचोगे नहीं, गॉड्स ने मुझे पावर्स दिए, मैं किसी डीमन को नहीं छोड़ूंगा। जैसे अटैक करता है या फिर मैजिक यूज करता है तो डियाब्लो अपनी रिफ्लेक्शन मैजिक से उसको स्टोन में बदल देता है, जिससे लोग उसके ही साथ उसे उठाकर ले जाते हैं। डियाब्लो कहता है चिंता ना करने के लिए, उसका मैजिक के बाद जल्दी हट जाएगा और वह नॉर्मल हो जाएगा, चिंता की बात नहीं है। जब रूम में आ जाता है जहाँ पर तीनों गर्ल्स होती हैं खड़ी होती हैं और जहाँ पर कि एलिसा काफ़ी खुश होती है रैम को देखकर। इधर नेक्स्ट पे पहुँच चुके होते हैं स्टार फॉलन टावर पर, जिस दिन मैंने निश्चित किया होता है, जहाँ पर कि एडल भी मिल जाती है। एडल कहती है रैम को वहाँ उस स्टोन पर लेटने के लिए और डियाब्लो को इंस्ट्रक्शन देती है कैसे क्या करना है। वो उसके मैजिक कोर को ढूंढकर डीमन लॉर्ड को आज़ाद करा देता है, जो कि एक लॉली लेटिन गर्ल होती है और कुछ नहीं, जिसको कुछ पता भी नहीं होता ना कुछ याद होता है। सीरा कहती है यदि वह ह्यूमंस को यहाँ पर एग्जीक्यूट करना चाहती है, यदि ह्यूमंस को नहीं मारेगी तो उसको बिस्किट्स देगी, उसको भी एक्सेप्ट कर लेते ठीक है। और एडल सोचती है और उसकी मास्टर की जैसी मर्जी भी एक्सेप्ट करती है। डियाब्लो सोच रहा था उसे फाइट करना होगा, वह कहती है उसे क्यों फाइट करना चाहिए,
तो वह भी उसको लेकर जाने लगता है। अचानक से उसके सामने एक डीमन आ जाता है जो कि एक फेलन होता है और वह अपने लॉर्ड को क्रिएट करता है। वह कहता है कि हमें सारे ह्यूमंस को एग्जीक्यूट कर देना चाहिए, लेकिन वह कहती है नहीं, बिल्कुल नहीं, यदि तुम डीमन को मतलब ह्यूमंस को एग्जीक्यूट करोगे तो मुझे बिस्किट नहीं मिलेगी। वही बात सुनकर एकदम शॉक हो जाता है और अपने मुंह से कुछ बात करने लगता है और कहता ये डीमन लॉर्ड का रिस्ट्रक्शन है वह अधूरा है, मुझे इस डीमन लॉर्ड को खत्म करना होगा, जिसके बाद असली जो पूरा डीमन लॉर्ड का रिस्ट्रक्शन है वो बाद में हो पाएगा। जैसे वह अटैक करने को जाता है, लेकिन एडल बीच में आ जाती है और उस फॉलन के अटैक को ब्लॉक कर लेती है, बिकॉज अपने डीमन लॉर्ड जो मास्टर है उस पर पूरा भरोसा होता है, जो भी वह कर रही है वह ठीक है। लेकिन वह फॉलन दूर तरफ फेंक देता है, एडल की से हराकर उसके सर को पकड़ लेता है उसे क्रश करने के लिए। उसके सामने सचिन पर काफ़ी वीक होती है। अचानक से उस पर एक मैजिक अटैक होता है जिससे कि वह और भी अटैक से बचने लगता है। डियाब्लो ने अटैक किया होता है, जैसे डियाब्लो पर अटैक करने के जाता है वह अपनी एक मैजिक माइन लगा के पीछे हट जाता है जिसे ब्लास्ट कर देता है, लेकिन उससे उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। डियाब्लो की तरफ स्पीड से हट जाने लगता है अटैक करने के लिए, जिससे कि डियाब्लो होता है ब्लॉक करता है, अपने मैजिकल पावर के साथ में अटैक कर देता है और उसको काफ़ी बाउंडेड कर देता है। और इस बात को देखकर फॉलन समझ जाता है कि वो डियाब्लो को नहीं हरा सकता, इसीलिए वो डीमन लॉर्ड को अटैक करने के जाता है। लेकिन रैम होती है वह डीमन लॉर्ड क्लैम्प के लिए बचा लेती है और इसके बाद फैलन को डियाब्लो और ढेर कर देता है, जिससे एक बार में चेंज होकर वहाँ से भाग जाता है। और सभी लोग होते हैं वापस आ गए होते हैं, जहाँ पर क्लैम्प काफ़ी खुश होती है उस रूम में आने के बाद जहाँ पर डियाब्लो और बाकी सारे लोग होते हैं, और वह भी अब डियाब्लो के साथ में ही रहना काफ़ी प्रेफर करती है। इधर दिखाता है नेक्स्ट डे, सभी लोग अपने घूमने के लिए आए होते हैं, लेकिन अचानक से पता चलता है कि उनके पीछे से सभी लोग गायब हो चुके हैं सीरा को छोड़कर। वह आकर घर पे देखता है तो रूम पर भी कोई नहीं होता है, इधर उधर ढूंढना स्टार्ट कर देता है। वह देख रहा होता है कि रैम और क्लैम कहाँ पर गए हैं, लेकिन दिखाया जाता है रैम और क्लैम का जो कि अलाइसा होती है वो उस तीनों को लेकर आ गई होती है। एक पथरी से एक गली होती है जहाँ पर वह अपना प्लान बताती कि वह क्लैम डीमन लॉर्ड को बाहर लेकर आएगी, जिसके बाद इस पूरी ह्यूमनिटी को खत्म करवा देगी, बिकॉज उसको ह्यूमंस बिल्कुल ही पसंद नहीं है। फिर दोबारा से इस वर्ल्ड को क्रिएट करेगी। अचानक से वहाँ पर वही नाइट पैलेडिन भी आ जाता है और जिसको बता देती कि रैम वे डीमन लॉर्ड की साथी और डीमंस को पूजा करती है, वर्शिप करती है, जो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए बीस्ट को समन करती है, अटैक करवा देती है। लेकिन रैम ज़्यादा पावरफुल नहीं होती है, पैलेडिन काफ़ी पावरफुल होता है और उसको पकड़ लेता है और एक चर्च के अंदर कैद कर लेता है और वह उसके बहुत ज़्यादा टॉर्चर करता है, उसकी एक शोल्डर में स्वॉर्ड को मार देता है, जिसकी वजह से क्लैम के अंदर से ऑरा दिख रहा होता है डीमन का और उसको सिंग भी दिखते हैं, जिससे पहचान लेता है ये भी एक डीमन ही है। अटैक करने को जाता है, लेकिन क्लैम आती है इंजर्ड होने के बाद भी और लास्ट टाइम पर क्लैम को बचा लेती है, जिसके बाद वह फोर्थ स्वॉर्ड को उसकी बॉडी के अंदर घुसा देता है उसे मारने के लिए और टॉर्चर करके मार रहा होता है। क्लैम जैसे गुस्से में आती है और उसकी डीमन की फॉर्म होती बाहर आने लगती है और वह एक चुटकी को बजाते ही उस पैलाडिन को सारे साथियों के साथ में जलाकर राख कर देती है और वह आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी होती है। डियाब्लो को पता चल जाता है आखिर ये ब्लास्ट कहाँ हुआ है, इसलिए पहुंच जाता है और वह सीरा को मैजिक पोशन देती हुई कहता है कि इनको ले जाओ और जाकर रैम को हील करने की ट्राई करो, और वह जाकर डीमन लॉर्ड क्लैम को रोकेगा। वो उससे फाइट करने के लिए जाता है, लेकिन वह काफ़ी स्ट्रांग होता है, वो उससे सारे अटैक से बच रहा होता है। डियाब्लो सोचता है उसको रोकने के लिए उसे एक लॉन्ग अपनी स्पेल को यूज करना होगा, जो कि वह काफ़ी जगह पर अपनी मैजिक स्पेल्स को लगाने लगता है, जिससे कि वहाँ पर मैजिक पॉइंट बना सके। जिसके बाद क्लैम भी उस पर अटैक करने लगता है इस स्किल को देखकर, जिससे वह हर बार बच रहा होता है। लेकिन वह पावरफुल अटैक करता है, जिससे डियाब्लो खुद को रिकवर नहीं कर पा रहा होता, लेकिन उसके अटैक को रिफ्लेक्ट कर देता है दूसरी बार में तो, और जिसके साथ में ही वहाँ से भागने लगता है। डीमन लॉर्ड क्लैम दोबारा से अटैक करता है, उसके ऊपर एक बहुत बड़ी स्टोन से अटैक कर देता है, जिसके साथ में वह दूर जाकर हिट होता है। वह अपनी स्पेल के जो मेन पॉइंट्स होते हैं उनको दोबारा क्लियर कर रहा होता है या फिर मैजिक पॉइंट बना रहा होता है। इधर रैम को सारे पोशन पिला दिए होते हैं सिरा ने और आखिरकार रिकवर हो चुकी होती है। दोबारा से अटैक करता है, जिससे डियाब्लो पीछे आकर गिरता है। एक अटैक जाकर जीरा और रैम के ऊपर गिरने वाला होता है, एमएल आकर उसे बचा लेता है। तभी वह अपना अटैक की स्किल यूज करता है, जिससे क्लैम को बहुत इंजर कर देता है। उसका माना भी खत्म होने वाला होता है, लेकिन तभी रैम और सीरा उसके पास जाती हैं और वह प्यारी बातें बताती हैं जो कि उन्होंने आज तक के प्यारे पल जो बिताए होते हैं, जिसके साथ ही अपने असली रूम में आ जाती है। लेकिन इधर पूरी सिटी के ऊपर एक बैरी बना रखा होता है सेल्स, जो कि चीफ मेज होती है और अब पूरी तरह से माना से रन आउट हो चुकी होती है। इधर दिखाते सिल्वी पहुंच चुकी होती है, जो कि पता है एडवेंचर गोल्ड की चीफ होती है। वे आकर बताती इस तरह से हम क्लैम को नहीं छोड़ सकते, वह काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है। इससे एक प्लान बनाती कि डियाब्लो उसको एक स्लेव के तौर पर अपने बना लेगा, स्लेव के कॉलर पहना देगा, जिससे वह पूरी तरह से उसको हर ऑर्डर को मानेगी। इधर सिल्वी सारी रिपोर्ट देती है, लेकिन इस बात को छुपा लेती है कि क्लैम डीमन लॉर्ड है। इधर दिखाते डियाब्लो पूरी तरह से एग्जिस्ट हो गया था आज के दिन से, इसीलिए आराम कर रहा होता है। लेकिन वहाँ पर एलिस आ जाती है, जो कि सीरा को पकड़ लेती है और कहती है कि एडल डीमन लॉर्ड की जनरल को वह रिवाइव करे। क्लैम इस चीज़ के लिए मना करती है, बिकॉज वह बिल्कुल भी ठीक नहीं है अब तक उसने जो भी किया है, लेकिन फिर भी डियाब्लो उसको पूरी तरह से हील कर देता है चुटकी बजाते ही। एलिस उसको देखकर सेफ काफ़ी खुश होती है और अपने आप को मारने लगती है, बिकॉज उसने उन लोगों को धोखा दिया होता है। लेकिन डियाब्लो उसके
नाइफ को वहीं पर खत्म कर देता है, फिर गायब कर देता है। एक साथ वह कहता है तुमने जितनी लाइफ को खतरों में डाला, जितनी लाइफ तुम्हारी जैसे गई हैं, उन सभी लाइफ के लिए तुम्हें अपना बेस्ट तो लोगों के साथ अच्छे काम करो, अच्छा ही करो। कहा जाता है डियाब्लो जो कि अपनी गर्ल्स के साथ में एंजॉय करने के लिए थोड़ा बाहर गया होता है और घूम फिर रहा होता है, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहा होता है। तो डियाब्लो बताता है कि वो एक न्यू मैजिक स्पेल के ऊपर काम कर रहा था अब तक, और अभी तो उसने थोड़ी सीखी है, इसलिए अब टाइम आ गया है कि उसका थोड़ी प्रैक्टिस करने की या फिर तुम लोगों को अब दिखाने के बारे में भी। तो कहते ठीक है, बल्कि एक फ्लोटिंग स्किल होती है। अभी एक बुड के पास में जाता है जो कि पूरी तरह से डेड बुड होता है, उसके पास जाकर अपनी मैजिक स्पेल को यूज करने लगता है, जिसके वुडन टुकड़ा होता है वह आकाश में जाने लगता है। जिसे देखकर दोनों गर्ल्स शौक रह जाती हैं, उन्होंने पहले ऐसा कभी नहीं देखा होता है। वह कहता है कि ये कैसी है, चमत्कार सा एकदम। मैं कहने लगता है मैं एक डीमन लॉर्ड हूँ, ये सब मेरे लिए काफ़ी ईजी है। और ये कहकर वो जंप कर दिया तुरंत ही उस वुडन के टुकड़े पर, और वहाँ से उड़कर जाने लगता है और वह थोड़ा और हायर तब जाने लगता है। लेकिन तभी अचानक से वह लड़खड़ाता है, बिकॉज उसे लगता है कि अब शायद उसको और भी कंट्रोल करना, इसे सीखना होगा, उस पर थोड़ी और प्रैक्टिस ज़रूरत है, जिसके साथ में उसे मैजिक भी अपना मैजिक लेवल भी अप करना होगा। लेकिन अचानक से उसे देखता है कि जंगल में से बहुत ज़्यादा एक बड़ी लाइटिंग बीम जा रही है। इसे देखकर सोचता है, लगता है वहाँ पर कुछ तो बड़ा हो रहा है। आगे तरफ जाने लगता है, लेकिन वहाँ जाने के बाद उसकी लकड़ी पूरी तरह से आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है और वह नीचे तरफ जाकर गिरता है। और जाकर गिरता है तो अचानक से एक सॉफ्ट चीज़ पर गिरा होता है। कहता आखिर ये क्या है। वहीं एक गर्ल होती है जो कि उसे इस तरह से चमकती हुई लाइट के बीच में देखकर उसे गॉड बुलाती है। शौक दिलाता है आखिर क्या है। वहाँ एक मैन होता है जो कि एक पेल्डन होता है होली चर्च से, और वह कहता है कि उसने उसकी प्यारे से मशरूम को खत्म कर दिया, कि वह है कौन, ऐसे नहीं छोड़ेगा। लेकिन डियाब्लो कहता है कि यहाँ पर चल क्या रहा है, लेकिन बगल फिर से उसको गॉड बुलाती है। तो कहता है गॉड, लेकिन वह कहता अरे नहीं मैं नहीं गॉड, और यहाँ पे वैसे चल क्या रहा है। लेकिन वह कहती है उसने प्रे की थी गॉड से, इसीलिए तुम आई यहाँ पर, तुम गॉड हो। लेकिन वह उस बताती है अपने बारे में कि वह लम है और वह एक प्रीस्ट है एक चर्च की, इसीलिए उसकी सारी प्रेज है पे पेड ऑफ हुई है। वह उसको कुछ कपड़ा देता है क्लॉथ जैसे कि उसको कवर कर सके, और उससे कहता नहीं तुम्हारी गलत सोच रही हो तुम। इधर वह बंदा भी कहता हाँ बिल्कुल ये एक डीमन के अलावा और कुछ नहीं है। इस बात पर डियाब्लो कहता दैट्स राइट, मैं डीमन लॉर्ड हूँ और डीमन किंग कह सकते हो। वह क्या लगती है, लेकिन वह गॉड है, मैंने सारी प्रेज की थी, उसी का पेड ऑफ है, इसलिए तो मेरी हेल्प करने के लिए आए हो। वे इस बात को मान नहीं सकती कि डियाब्लो है एक डीमन है। लेकिन बता दिया पैलेडन है, एक होली चर्च का काफी अधिक पावरफुल पैलेडन है, इसी उससे थोड़ा सतर्क रहना चाहिए। डियाब्लो पूछता है आखिर वह भी एक पैलेडन है, वह एक प्रीस्ट है, तो आखिर वो उसे क्यों मारना चाहता है। तो वह कहता है मुझे जो ऑर्डर्स मिले हैं मैं वही कर रहा हूँ, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता आखिर कौन क्या कर रहा है, मुझे बस ऑर्डर्स मिले मैं कर रहा हूँ। क्या कर उसको खत्म करने के लिए, अटैक करने के लिए एक अपने फैमिली को समन करता है जो कि एक हंटर बॉर्न होता है। वह कहता है ये तो लगभग 60 लेवल का है, लगता है तुम्हारे पास में काफ़ी अधिक पावरफुल फैमिलियर्स हैं, इतने सिटी के अंदर तो कोई भी मैंने आज तक नहीं देखा है। लम कहती है उसे कि वह काफ़ी पावरफुल, उस पर ध्यान रख ले। अचानक से उसके नीचे से ज़मीन थोड़ी टूट जाती है, जो कि उस बॉम्ब का ट्रैप होता है, नीचे से वह बॉम्ब उसे खाने वाला होता है। लेकिन वह लम के साथ में ही बिल्कुल सही टाइम पर जंप करके बाहर आ जाता है और एक विंड अटैक कर देता है, जो विंड अटैक इतना ज़्यादा पावरफुल होता है कि हज़ारों टुकड़े कर देता है उस बॉम्ब के, जिससे वह पैलेडिन शॉक जाता है और कहता है कि वो इतना पावरफुल कैसे हो सकता है। लेकिन डियाब्लो कहता है ओह यही है, वैज्ञान लगता है मुझे पता है ये तुम स्पेल एक ही बार यूज कर सकती हो, बिकॉज ये इतनी ज़्यादा पावरफुल है कि तुम्हारे सारे मानव को कंज्यूम कर लिया होगा। वह कहता है इस स्पेल को तुम्हें 100 टाइम एक बार में यूज कर सकता हूँ या फिर 1000 टाइम भी इसको यूज कर सकता हूँ। मैं इस पर भरोसा नहीं करता और ये कहकर अपने बहुत सारे बॉम्ब्स को समन करने लगता है अटैक करने के लिए। लेकिन डियाब्लो फिर से एक स्पेल यूज करता है जो अभी हाई लेवल होती है और वह पूरी जगह को आइस में चेंज कर देता है। बेबंदा ये देखकर तो शॉक्ड जाता है, उसके सारे लोग फ्रीज हो गए हैं और वह भी फ्रीज हो चुका होता है। लेकिन वह देखता है कि लम के लिए भी उससे सर्दी लगने लगी होती है और ठंड के जैसे वहीं पर वह कोलैप्स हो जाती है डियाब्लो की बाहों में, जिसको पकड़ लेता है। लेकिन अचानक इस बार एंट्री हो जाती है सीरा और लैम्प की, और वह देख रहा हो तो उसके हाथों में वह गर्ल होती है बेहोश। वह कहने लगती है क्या उसने उसको भी हरेस करने की ट्राई की है, लेकिन वह कहता है बकवास बंद करो, मुझे फॉलो करो। इस तरह से उस गर्ल को लेकर वो लोग आ जाते हैं सिटी के अंदर। नेक्स्ट वापस आने के बाद कुछ टाइम के अंदर ही लम को भी होश आ गया होता है और वह जागती तो देखती उसके पास में रैम और सेरा होती हैं, जिसके साथ में बात करने के बाद उनकी काफ़ी अच्छी बनने लगी होती है, फिर फ्रेंडशिप टाइप हो चुकी होती है। वे लोग उन लोगों से वह पूछती है आखिर डियाब्लो के साथ में उसका क्या रिश्ता और वह यहाँ पर कौन है जो उसके साथ में है। तो सेरा उसके बारे में बताना स्टार्ट करती है कि वो उसकी स्लेब्स और सारी सिचुएशन एक्सप्लेन करती है, लेकिन तभी रैम्स को रोक लेती है और कहती है कि वो उनका पार्टी लीडर है और खास कुछ ज़्यादा नहीं। इधर दिखाया जाता है डियाब्लो जो कि बात कर रहा होता है क्लैम के साथ में और कहता है तुम इस रूम को छोड़कर मत जाना, तुम्हें सारी बिस्कुट मिल जाएंगी जितनी चाहो। जब वापस आ जाता है लम के पास में, जिससे देखकर वह शॉक्ड होती है, लेकिन तभी पूछने लगती है आखिर क्या वह गॉड है। डियाब्लो सोचने लगता है कि उसको अपनी असली आइडेंटिटी बताना ठीक नहीं है और पूछता है वैसे अभी मैं तुम्हारे ऊपर ये छोड़ता हूँ, तो अपनी आइडेंटिटी के बारे में बताओ आखिर तुम कौन हो। तो घुटनों पर आती है और कहती है वो उससे सर्व करने के लिए तैयार, आखिर उसकी क्या पोजीशन है वह बताना स्टार्ट कर देती है कि वे चर्च के अंदर एक हाई प्रीस्ट है जो कि आगे चल के हेड प्रीस्ट बनेगी, अपनी सारे जो माना को रिलीज करती है या फिर गॉड्स की जो ब्लेसिंग्स होती है उनको रिलीज करती है गोल्डन ऑरा, जिस देखकर सब शॉक्ड आती है कि आखिर एक हाई प्रीस्ट यहाँ पर क्या कर रही है।
इसीलिए पूछती है कि वह भी उसको सर्व करना चाहती है और बताती है चर्च के बारे में कि चर्च में कुछ कार्डिनल्स होती हैं और कुछ बिशप्स होते हैं जो कि पूरी चर्च को कंट्रोल करते हैं और सारे लोग होते हैं उनके नीचे सर्व करते हैं। लेकिन वह जो कि हाई प्रीस्ट है इसीलिए उसको जाना हुआ यहाँ से और वह भी एक हेड प्रीस्ट आगे चल के बनेगी। हेड प्रीस्ट जो कि सबसे ज़्यादा पावरफुल होती हैं चर्च के अंदर कह सकते हैं और इसीलिए भी किसी को फॉलो करने के बजाय वह वहाँ से निकल चुकी थी अपनी चर्च की तरफ। लेकिन डियाब्लो उसकी सारी बातें सुनता है जो कि काफ़ी इनोसेंट होती हैं और वह किसी बात में किसी पर शक नहीं कर रही होती है। वह सोचता है कि वह गर्ल अपनी मोरल्स को ज़्यादा आगे रखती है किसी और की किसी भी परंपराओं को ज़्यादा मानने से आगे। टाइम पहुँचती है आखिर वो उस जंगल के अंदर क्या कर रही थी तो बताती है कि वह अपने चर्च से जा रही थी इस जंगल को पारती हुई नेक्स्ट डीमन लॉर्ड के डोमेन से होती हुई लास्ट चर्च वहाँ पर वह जा रही है। हेड प्रीस्ट का ही ऑर्डर है और जहाँ पर कि उसे हेड प्रीस्ट ही मिलने वाला है। रैम कहते हैं अगर हेड प्रीस्ट उसके बारे में क्या वह कहते हैं हाँ वे काफ़ी नोबल्स हैं, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा बड़ी बड़ी बॉस को भी लड़ा और काफ़ी ज़्यादा होली है, इसीलिए वो उनको फॉलो कर रही है या फिर वहाँ पर जा रही है। लेकिन अपनी स्टोरी के बारे में बता दी काफ़ी सैड, उसकी फ्रेंड के साथ में मैं यहाँ पर थी लेकिन उसकी फ्रेंड थी पर रास्ते मारी जा चुकी है। रैम कहती तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे ऊपर जो असेसन करने की ट्राई की गई है क्या वे लोग दोबारा असेसन करने नहीं आएंगे? तो इस बात पर लम कहती है हाँ लगता है उन्हें लगेगा मैं सर्वाइव कर चुकी हूँ तो इसलिए और भी असेसन करने की ट्राई करेंगे, लेकिन फिर भी अभी तो उसको जो काम है उसको पूरा करना होगा। डियाब्लो सोचने लगता है वह गर्ल सच में काफ़ी इनोसेंट है, मैं तो हेल्प करना चाहता हूँ। सीधे जाकर कहती है मैं अब हेल्प नहीं करनी चाहिए, उसके साथ जाना चाहिए, उसको शायद हमें छोड़ना चाहिए वहाँ तक। तो सोचने लगता है मुझे इस तरह से चर्च के मैटर में इंटरफेयर करना है थोड़ा ठीक नहीं रह सकता। देखो चर्च जो कि इकलौता है पूरी कंट्री को ही लीड करता है लेकिन वो उस गर्ल को भी इस तरह से खत्म नहीं देख सकता। सभी लोग होती हैं बस उस गर्ल की हेल्प करना चाहते हैं। डियाब्लो सोचने लगता है वैसे ही मुझे तो और जर्नी पर जाना ही है ना थोड़े से एक्सप्लोर करने के लिए, तो चलो क्यों ना इसके साथ में निकल जाते हैं, बहाना मिल जाएगा। तो वह अपने डीमन लॉर्ड के एक एटीट्यूड में आती हुई कहता है ठीक है उसकी हेल्प करेगा, उसको इतना ज़्यादा पावरफुल है उसकी टक्कर कोई नहीं ले सकता। लम घुटनों पर आती है और थैंक यू सो मच कहती है, उसकी हेल्प करने के लिए उसको फॉलो करने के लिए तैयार हो जाती है। मतलब एंट्री होती है डीमन लॉर्ड क्लेम एडल की, दोनों यहाँ पर आ चुकी होती हैं और क्लेम कहती है उसकी बिस्किट खत्म हो गई है इसीलिए उसको और भी बिस्किट चाहिए। लेकिन जब उनकी नज़र जाती है एक दूसरे पर तो देखकर शॉक जाते हैं। रिस्ट लम कहती है कि उन दोनों के अंदर से मुझे काफ़ी डेमोनिक एरा सेंस हो रहा है। इस बात पर बह भी कहती है इसके अंदर काफ़ी गॉडली और अब सर्जेंस महसूस हो रही है, इसीलिए वे दोनों एक दूसरे के खिलाफ होते दूसरे पहचान लेते हैं। डियाब्लो कहता है सच में इनका माइनर सेंस की एबिलिटी काफ़ी अच्छी है, लेकिन वे देखते हैं कि एडल तो कुछ बात को सुनती नहीं और डायरेक्ट अटैक करने जाने लगती है लम के ऊपर जिसको ब्लॉक कर लेता है डियाब्लो और थोड़े गुस्से में डीमन लॉर्ड की तरह कहता है एटीट्यूड में यदि तुमने दोबारा से एक दूसरे के साथ फाइट करने की ट्राई की तो तुम्हारी लास्ट फाइट होने वाली है और क्लेम तुम्हारी बिस्कुट्स को भूल जाना आगे से। इस बात पर हाँ जरूरी मान जाती है। क्लेम कहते हैं ठीक है यदि तुम रहना तो यहाँ पर रहो कोई फर्क नहीं पड़ता लेकिन मेरी बिस्किट से हाथ बिल्कुल मत लगाना। इस तरह से वे लोग एक शिप के अंदर बैठकर अपनी न्यू जर्नी पर निकल चुकी होती है न्यू टाउन की तरफ, जिसके दौरान वे 2 वीक्स का सफ़र तय करते हैं जिसमें उन्हें स्टॉर्म का सामना करना पड़ता है, समर का सामना करना पड़ता है, बेकार मौसम का सामना करना पड़ता है। इस तरह से आखिरकार वे पहुँच जाते हैं न्यू सिटी जहाँ पर ये मैजिकल टावर उन्हें देखने को मिलता है। उस सिटी के अंदर वह भी जाने लगते हैं अपनी जर्नी को कंटिन्यू करने के लिए। अब रैम कहती है मुझे भूख लगी है, कहते हैं ठीक है आगे देखते हैं। यहाँ से वे लोग सीधे जा रहे होते हैं हेड प्रीस्ट के पास में जिससे कि अपना मैटर है चर्च का वह खत्म कर सके लम। लेकिन जाते टाइम एक बच्चा मिलता है उसे और बताता है कि उसका नाम हॉर्न है और क्या तुम डंजन्स को ढूंढ रहे हो, इस डंजन में हेल्प चाहिए तो मैं उसको बता सकता हूँ सारी ही बातें आसपास में डंजन के बारे में, मुझे सारी इन्फॉर्मेशन पता है। डियाब्लो थोड़ा इंटरेस्टेड होता है और कहता है क्या उस डंजन के 13 फ्लोर्स हैं? तो हॉर्न कहता है हाँ मुझे इसके बारे में नहीं पता, 3 फ्लोर्स ही अब तक एक्सप्लोर किए गए हैं तो इसीलिए उनके बारे में पता है। डियाब्लो कहता है कि 3rd फ्लोर्स पर रंग बिरंगे या फिर अदर कलर्स के स्लाइम्स मिलते हैं देखने को जिनका वो सामना करते हैं। वह कहता है हाँ ऐसा ही है। डियाब्लो सोचता है ये वही डंजन है जिसको वह काफ़ी टाइम से ढूंढ रहा था, लेकिन इधर दिखाया था लम जो कि पहले से एक प्रॉब्लम में फिर से फंस चुकी है। वो देख लगता है आखिर ये क्या। लम होती जो कि एक बंदे के साथ में बहस कर रही होती है एक लेडी और उसकी जो बच्चा होता है उसको सेव करने के लिए, जहाँ एक पैराडिन होता है और जो कि इसकी बीमारी को ट्रीट करने के लिए फीस मांग रहा होता है, लेकिन उस लेडी के पास में कोई पैसे नहीं होते हैं। लेकिन लम होती जो कि उस पैराडिन से इसलिए बहस कर रही होती है जिससे कि वह चर्च में जाकर उसको ब्लेसिंग मिली और वह उसकी बीमारी को दूर कर सके, लेकिन वह बंदा उससे फीस मांग रहा होता है। लेकिन लम के ना सुनने पर पैराडिन उसके साथ में पंच मार देता है, लेकिन उससे पहले डियाब्लो बीच में आकर उसको मैजिक ब्लास्ट से दूर फेंक देता है, जिसके साथ में सिरा बहुत खुश हो रही होती है। और डियाब्लो उस लेडी से पूछता है कि यहाँ पर क्या चल रहा है, तो लेडी बताती है उसके बच्चे को एक कष्ट या फिर एक बीमारी इसको सेव करना चाहती है, जिसे देखकर पहचान लेती है तो डेथ नील बीमारी है, एक और मार्क बनेगा तो 9 मार्क्स पर बच्चा है या फिर कोई भी जान चली जाती है। वह कहते हैं इसे जल्द से डॉक्टर को दिखाओ या फिर चर्च में दिखाओ। वह कहने लगती है डॉक्टर के लिए उसे पैसे नहीं है और चर्च के लिए भी उसके पास पैसे नहीं है, वे लोग फीस मांगते हैं किसी ब्लेसिंग्स के लिए। इस बात पर लम कहती है कि ऐसा भी होता है, ऐसा मैं पहली बार देख रहा हूँ इस वर्ल्ड में हो रहा है। तो
कौन कहता है इस वर्ल्ड में इतना ही है, हर कुछ बहुत ज़्यादा क्रूअल है। लम को इस बात से बहुत दुखी महसूस होता है और वह पूछती है डियाब्लो से क्या वह उसकी हेल्प कर सकती है, वह गॉड्स की ब्लेसिंग से इस कर्ज को हटा सकती है। कौन कहता है कि सच में ये हो सकता है। वह कहती है ऑफ कोर्स मुझे उस पर भरोसा है। डियाब्लो से इजाज़त लेने के बाद वह गॉड्स की ब्लेसिंग यूज करने के लिए तैयार हो जाती है और गॉड्स को प्रे करने लगती है उस चाइल्ड को प्रोटेक्ट करने के लिए। यहाँ पर एक लाइट चमकने लगती है और सारे लोग घुटनों पर आ चुके होते हैं, प्रे कर रहे होते हैं। सब तरफ से काफ़ी बादल्स आने लगे होते हैं, पूरा एरिया होता है डार्क हो जाता है और एक लाइटिंग बीम ऊपर से आती है उस बच्चे के ऊपर, जिस वजह से जो बच्चे का मार्क होता है फिर धीरे धीरे करके फिर वो गायब हो जाता है, जिससे देखकर सब लोग शॉक्ड जाते हैं। ये तो एक मिरेकल है। इस मिरेकल को देखकर सब खुश होते हैं और बच्चा भी खुश हो गया होता है, उसको काफ़ी अच्छा महसूस हो रहा होता है उस कस के जाने से। इधर सभी लोग इस चीज़ को सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। अचानक से उन्हें काफ़ी बड़ा साउंड की आवाज़ आने लगती है। यहाँ पर एक बंदा एक बेल को बजा रहा होता है, बताता है एक मॉन्स्टर का अटैक होने वाला है, इसलिए सब लोग सतर्क हो जाओ। और एक बहुत बड़ा शार्क टाइप एक मॉन्स्टर होता है जो कि उन सब की तरह अटैक करने के लिए आ रहा होता है। डियाब्लो उसको देखने लगता है क्योंकि सारे शिप्स को उसके सामने कुछ भी नहीं समझ रहा होता है और सभी लोग देखते हैं आखिर ये पूरी तरह से खतरा है, इस पूरी सिटी को डिस्ट्रॉय कर दिया। सारे लोग भागने लगे होते हैं। डियाब्लो सामने तो आ जाता है लेकिन सोच रहा होता है कि सच में इस मॉन्स्टर को हरा सकता है, लेकिन वह तो एक बहुत ज़्यादा ही पावरफुल एक दूसरे वर्ल्ड का डीमन लॉर्ड है, उसके लिए खतरा कुछ भी नहीं होना चाहिए। लेकिन वो थोड़ा सा नर्वस जरूर हो रहा होता है उस डीमन मतलब उस बीस्ट को देखकर। इसीलिए नर्वस होने के बाद भी आखिरकार इस सिटी को बचाने के लिए तैयार हो जाता है। अपना एक डार्क मैजिक यूज करने लगता है जो कि हाई लेवल स्पेल होती है, जिसको कास्ट करने में थोड़ा टाइम लग रहा होता है। जिसको कास्ट करने के बाद एक मैजिक सर्कल आता है ब्लैक कलर का, जिसको ही वह ग्राउंड पर भी कास्ट करता है और जिससे एक बुलेट टाइप एरो निकल के जाता है जो कि आगे चल के जाकर एक और ब्लैक होल बना देता है, जिसके अंदर एक और एरो को डेवलप करने लगता है। डियाब्लो को समझता है कि इससे उसका काम तो बन जाना चाहिए लेकिन मेरे ख्याल से एनफ नहीं हो पाएगा, इसीलिए वो उस मार्क से उस एक एरो को निकालता है उस ब्लैक होल से और जाकर हिट होता है उसी शार्क टाइप मॉन्स्टर पर, जिससे उस पर कोई फर्क नहीं दिख रहा होता है। लेकिन कुछ टाइम के अंदर वह आगे बढ़ने से रुक जाता है और वह ब्लैक होल उसको अपने अंदर ही सक करने लगता है पूरे मॉन्स्टर के लिए। वह सोचने लगता है इतना एनफ नहीं होगा। अचानक से एक मैजिक अटैक आकर लगता है उस बीस्ट से, जिससे वह काफ़ी इंजर्ड हो जाता है। लेकिन तो अचानक से ब्लड शॉट आता है और जो कि उसकी पूरी बॉडी को डिस्ट्रॉय कर देता है। यहाँ पर 3 लोगों ने अटैक किए होते हैं डियाब्लो के साथ में ही। वह सोचने लगता है ये बंदा जरूरी कोई ना कोई पावरफुल होगा, वरना कोई भी इस तरह से आमतौर पर मैजिक गन को नहीं चला सकता है। सारे लोग खुश होते हैं और उसे थैंक्स कहते हैं उसकी हेल्प करने के लिए। अचानक से वहाँ पर एक बंदा आता है ओल्ड मैन और पूछता है आखिर कौन था जिसने कि डार्क मैजिक को यूज किया था, और जो कि काफ़ी कोल्ड देख रहा होता है। डियाब्लो सोचता है ये बंदा जरूरी पावरफुल है, वहाँ पर बहुत सारे पैलेडिन्स और काफ़ी सोल्जर्स होते हैं और जो कि कहते हैं ये है इस बंदे ने डार्क मैजिक यूज किया होगा, एक डीमन लॉर्ड बता रहा है और ये बहुत ज़्यादा दिक्कतें खड़ी कर रहा है। जिस बंदे का नाम ओल्ड मैन का नाम होता है बैट और वह कहता है कि आखिर क्या तुमने जिस डार्क मैजिक यूज किया है। डियाब्लो सोचता है हाँ ये लगता है 130 लेवल पर तो होगा। डियाब्लो कहता है हाँ बिल्कुल मैंने ही डार्क मैजिक को यूज किया था, और वैसे सोचता है ये सर जरूरी 130 लेवल पर होगा। तभी लम सामने आती है और कहती है तो तुम हो, तुम्हें पता है ना यहाँ पर कितनी ज़्यादा दिक्कतें खड़ी हो रही हैं, फिर भी यहाँ पर चर्च के लोग हैं जो कि लोगों से पे करने के लिए कह रहे हैं, किसी ब्लेसिंग से यहाँ पर हेल्प करने के लिए। इस बात पर बंदा सामने आता है पैलेडिन और कहता है उस गर्ल को कुछ भी ना समझती हूँ, लेकिन वो ओल्ड मैन से पहचान जाता है उसे। वह कहता है कि तुम हो कौन, सामने से हट जाओ ये हमारे लीडर है। लेकिन वह बैट उसको एक पंच मारता है जो पहले आइडेंटिटी को पहचान चुका होता है और घुटनों पर आकर कहता है माफ़ करना हेड फ्रेस्ट, मैंने जब आपसे पहली बार मिला था तो आप बहुत ज़्यादा छोटी थी, आपके बचपन ही मिला था, इसीलिए मुझे माफ़ कर देना। अचानक से वहाँ पर एक गर्ल की आवाज़ आती है और वह कहती है ओह तो तुम लोग यहाँ पर। वह बताती है वैसे यहाँ पर ये चल क्या रहा है, वैसे वो बंदा कौन था जिसने कि मैजिक अटैक यूज़ किया था। लेकिन वह बैट कहने लगता है कि भाई यहाँ पर क्या कर लिया और वह यहाँ पर ही क्यों है। वह कहने लगती है वह फैन है और इस सिटी को वह प्रोटेक्ट करने का काम है, इसलिए प्रोटेक्ट कर रही है और कुछ नहीं। और सिटी में तो इतने ज़्यादा गरीब लोग रह रहे हैं लेकिन फिर भी तुम लोग तो उनसे पैसे वसूल कर रहे हो और हर काम के लिए पैसे ले रहे हो। वह कहने लगता है हमारा चर्च अभी थोड़ी मुसीबतों से गुजर रहा है, इसीलिए हम लोगों से बस डोनेशन मांग रहे हैं, ज़्यादा कुछ नहीं। वह आकर सीधा पहुँचती लम से, क्या तुम एक प्रिस्ट हो ना। कहते हाँ। तो वह कहने लगती है वैसे तुम यदि प्रिस्ट हो, तुम गॉड पर भरोसा करती हो तो क्यों ना तुम्हें गॉड से पैसे मांग लेने चाहिए। वह कहने लगती है ये सब बिलीव के ऊपर, गॉड के ऊपर बिलीव करो और गॉड है तुमको ब्लेसिंग्स देते हैं और तुम्हें हर खतरे से बचाते हैं। लेकिन वो उस पर गन पॉइंट करती है तो डियाब्लो और वो बैट दोनों लोग आकर उसे प्रोटेक्ट करने की ट्राई करते हैं, जिससे फ्रेंड ऊपर चली जाती है और कहती है मैं तो बस यहाँ पर एक बंदे से मिलने आई थी जिसने कि डार्क मैजिक यूज किया था, मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम लोग क्या कर रहे हो। वैसे आखिर यहाँ पर कौन है, तो वह पूछती है आखिर वह क्या करना चाहती है उस बंदे के साथ में। तो कहती है मैं बस उन लोग उसको अपने साथ काम करवाना चाहती हूँ और या फिर मैं ज़बरदस्ती उसको अपने काम पर रख सकती हूँ। इस बात पर डियाब्लो सोचने लगता है उस गर्ल ने मुझे पहचान लिया कि वह मैं ही हूँ
वो सच में कितनी बड़ी दिक्कत वाली बात है। नेक्स्ट पे लोग एक कैरेज में बैठकर जाने लगते हैं, जहाँ पर कि वो देखते हैं मेंशन के बाहर काफ़ी बड़ी लाइनें लगी होती हैं। यहाँ पर गरीब लोग होते हैं, सारे बस लाइनें वेट कर रहे होते हैं। लेकिन इस बात पर बैट बताता है सारे लोग जो कि इलाज कराने के लिए यहाँ पर आए हैं, लेकिन चर्च के पास इतने पैसे नहीं है और यहाँ पर प्रिस्ट की भी काफ़ी कमी है, इसीलिए सारे लोग लाइन में ही बैठकर बस अपना वेट कर सकते हैं। जब प्रिस्ट आएंगे तो एक एक करके सबको हील करेंगे। लेकिन डियाब्लो देखते हैं वहाँ पर काफ़ी सारे लोग चीयर अप कर रहे होते हैं, चिल कर रहे होते हैं, लेकिन वे भी लाइन में होते हैं जिनको VIP ट्रीटमेंट मिल रहा होता है। तो बैट कहता है यहाँ पर जो लोग हैं वे VIP ट्रीटमेंट इसलिए मिल रहा है, वे लोग काफ़ी अच्छा उन्होंने डोनेशन दिया, यहाँ पर प्रिस्ट की कमी है, तो इसलिए हम उन लोगों के लिए ज़्यादा समझ रहे हैं। जो लोग ज़्यादा डोनेशन कर रहे हैं उनका थोड़ा पहले काम हो रहा है। इधर पे लोग वापस आ चुके होते हैं मेंशन में, जहाँ पर कि सब लोग खाना खा रहे होते हैं। यहाँ पर दिखाया जाता है बैट जो कि लम के साथ में आ जाता है और अकेले में थोड़ा बात करना चाहता है अपने सेक्रेटरी के साथ में। मैं बताता हम लोग आपको पीछे की गेट से इसलिए लेकर आए थे जिससे कि कोई भी मुसीबत आपके सामने ना आ सके, और लोग हैं वो प्रिस्ट को ढूंढ रहे हैं। आपको बताइए हम यहाँ पर पहले से ही प्रिस्ट काम है, इसीलिए आपको हम सेफली यहाँ पर अंदर लेकर आए हैं। लेकिन लम कहती है यहाँ पर काफ़ी सारे लोग हैं जो कि इस तरह से बीमार हैं और उनकी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। तो आपको नहीं लगता है कि आपको उन्हें हील करना चाहिए? और यहाँ पर एक बीमारी फैल रही है डेथ कर्स नाम से। तो इस बात पर मैं कहता हाँ हम जानते हैं बीमारी काफ़ी खतरनाक है, इसको हम आगे देख रहे हैं। तो लम कहती है भाई कोई बीमारी नहीं बल्कि एक कर्ज है जिसके बारे में आपको इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए। अगर कोई जानबूझ कर उस कर्ज को फैला रहा है, इस सब को खत्म करने के लिए सब कर रहा है, तो आपको इसके बारे में देखना चाहिए। वह थोड़ा इस्तेमाल करने लगता है, कहता वो मुझे नहीं लगा था कि तुम इतनी जल्दी इनमें बीमारी या फिर कर्ज से डिफरेंस पहचान पाओगी। वह कहने लगती मतलब क्या तुम्हारे कहने का, क्या इसमें? तभी अचानक से भी बेहोश हो जाती है, लेकिन रैम तभी उसको प्रोटेक्ट करने के लिए अटैक में तैयार होती है। लेकिन कैंडल जल रही होती है, उसकी स्मेल की वजह से वहीं पर देर हो चुकी होती है। लेकिन तभी कुछ टाइम बाद डियाब्लो उस रूम में आ जाता है दरवाजे को तोड़ते हुए और सोचता है मुझे लगा ही था और मैं बिल्कुल ही उस पर भरोसा नहीं कर रहा था, लेकिन मुझे इतने जल्दी नहीं पता था ये एक्शन ले लेगा। तो हॉर्न कहता है हमें अभी क्या करना चाहिए? वह कहता है मुझे थोड़ा सोचने दो, हम लोगों को अभी कभी ढूंढना होगा आखिर भी लोगों को भी लेकर कहाँ पर जा सकते हैं। इधर नेक्स्ट दिखाया तस्वीर लैम का। जब उसे होश आया होता है तो वह लम के साथ में एक जगह पर बंधी होती है जो कि एक एक्स टाइप एक अल्टर होता है, जहाँ पर आकी काफ़ी अलग तरह की एक जगह होती है, एक रिचुअल टाइप से चल रही होती है। लेकिन तो वहाँ पर बैट आ जाता है अपने असिस्टेंट सिल के साथ में, वो बताता है यहाँ पर एक रिचुअल होने वाला है इसलिए तुम्हें यहाँ पर लाया गया है। लेकिन लम कहते हैं आखिर इस इतनी डर्टी और एक बेकार जगह पर जो कि प्योर भी नहीं है यहाँ पर कौन सा रिचुअल हो सकता है। वह कहने लगता है तुम चिंता मत करो तुम जान जाओगे। ये कहकर वह सिल से एक लिक्विड मंगाता है, बताता है एक पॉइजन है जो कि उस डेथ नोट बीमारी के लिए फैला रहा है और ये एक सबसे बेकार और कष्ट भोजन है जिससे कि लोग अपनी सारी अच्छी बातों को भूल जाते हैं, केवल बैड थिंग्स ही करते हैं, लाइक ग्लटनी एंड मर्डर ब्लड लाइक और कुछ भी नहीं। इस बात पर लम कहती है आखिर वे ये सब क्यों कर रहा है, इतने लोगों की जान खतरे में क्यों डाल रहा है? तो वह कहता है कि बस वे एक ही व्यक्ति को खत्म करने के लिए कर रहा है, वह फैन। वह फैन को मारना चाहता है, उसके लिए फर्क नहीं पड़ता आखिर कितने लोगों की जान जाती है फिर क्या। लम कहती है लेकिन आखिर वह इस तरह के व्यक्ति कैसे बन गया? वह तो चर्च में एक प्योर हार्टेड व्यक्ति था ना। तो बैठ कहता है ये सब उसके लालच गुस्सा ने किया है, उसकी पूरी फैमिली को खत्म कर दिया गया, उसके दोस्त ने उसे धोखा दिया, यहाँ तक कि हायर अप्स उस पर बहुत ज़्यादा ही चिल्लाते हैं या फिर उस पर रोब चाड़ते हैं, इसलिए इसे सब पसंद नहीं और वह बदला लेना चाहता है सबसे और कुछ नहीं। बस सिल से कहता है जरा इस प्रिस्ट को मारने से पहले थोड़ा अच्छे से टॉर्चर कर लेना। सिल उसके पास ही जाती है, अचानक से उसके मारने से पहले यहाँ पर डियाब्लो आ जाता अपने फ्रेंड के साथ में और पहचान लेता हाँ ये वही जगह है। वह कहने लगता मुझे तो इसके बारे में पहले ही पता था, मुझे लगा ही था गेम में जिस विलन ने इस जगह को अपना हेड आउट बनाया था तो सेम यहाँ पर भी होगा। वह डियाब्लो को वहाँ देखता तो शौक जाता और कहता आखिर यहाँ पर कैसे आ गया? वह कहने लगता ऑफकोर्स मैंने सारे तुम्हारे साथ ही उन सभी लोगों को मार दिया और मुझे इस जगह के बारे में पहले ही पता था। वह कहता लेकिन अगर तुम्हें इसे पता कैसे चला? वह कहता एक दूसरे वर्ल्ड का डियाब्लो डीमन लॉर्ड है, इसीलिए उसको सब कुछ पता है इस वर्ल्ड में क्या होने वाला है, इस जगह के बारे में आखिर उसे सब पता था। वह कहता कि इन फुल इस बातों पर केवल तुम्हारे फ्रेंड से भरोसा कर सकते हैं, तुम बस एक स्ट्रॉन्ग और एक मैजिक में काफ़ी अधिक पावरफुल व्यक्ति हो और कुछ नहीं, तुम कोई डीमन लॉर्ड नहीं हो। इस चीज़ के लिए बिल्कुल भी मारने के लिए तैयार नहीं होता। लेकिन डियाब्लो कहता ठीक है तो फिर मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि अगर अपनी मैजिक से ही अटैक कर देता है जिससे वह बहुत स्पीड से डॉज कर लेता है और जहाँ पर सारी सीढ़ियाँ टूट चुकी होती हैं और पूरी जगह होती है अब कांपने लगी होती है, सारे लोगों के ऊपर चट्टान से स्टोन से गिरने लगे होते हैं जिससे डियाब्लो भी नीचे आ जाता है। इस बात पर बैठ कहता है अब तुम यदि समझदार होगी तो दोबारा इस अटैक को यूज नहीं करोगे, वरना तो अपने फ्रेंड्स को भी यहाँ पर मार चुके होगे। मैं कहने लगता हाँ बात तो सही है, यहाँ पर इस तरह के अटैक्स और यूज नहीं कर सकता है। लेकिन देखा जाए तो बैट भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है अपनी पावर्स में, वह अपनी स्पीयर के साथ में अटैक कर देता है जिससे डियाब्लो होता है डॉज तो कर लेता है, लेकिन वह स्पीयर 3 में एक बार में बढ़ जाता है इसलिए उसके हाथ को बॉन्ड कर देता है। डियाब्लो अपनी हैंड को रिकवर करने की ट्राई कर रहा होता है और इस तरह से कॉन्फिडेंट दिखाता है कि उसको कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। ये कर अपने एक स्पेल को यूज करता है जो कि जिसको टच होगी उसको एकदम दबा के उड़ा देगा और वह काफ़ी सारे माइंस को भी बॉल्स पर लगा देता है जिससे यदि वह जंप
करेगा डरने की वजह से या फिर अचानक से अटैक आने से, तो वह वहाँ पर ब्लास्ट हो जाएगा। इसलिए पूरी प्रिपरेशन कर रखी होती है, बस वेट कर रहा होता है। लेकिन अचानक से वह तो नीचे जंप कर देता है और एक स्टेप इन सीढ़ी को पकड़ लटक जाता है, और जिसके बाद ऊपर जंप करके आ जाता है। उस अटैक को पास आउट होने के बाद डियाब्लो शॉक रह जाता है उसकी इस तरह के स्टेप से, और बैट भी अपनी मार्शल आर्ट स्किल के साथ में अटैक यूज करके अपनी स्पीड से डायरेक्टली अटैक हिट कर देता है, जो कि डियाब्लो को चेस्ट पर हिट होता है, उसके पार निकल जाता है। डियाब्लो एकदम शॉक रह जाता है, उसके हाथ से उसकी बॉन्ड होती है अभी नीचे गिर जाती है और घुटनों पर आ जाता है। ये सब देखकर बैट काफ़ी खुश होता है और सोचता है शायद उसने अब उसको हरा ही दिया, और काफ़ी खुश हो रहा होता है डियाब्लो को देखकर, इस तरह से बिल्कुल डेड या फिर मरते हुए देखकर। लेकिन डियाब्लो अचानक से उसके हाथ को पकड़ लेता है और वह कहता है इतने जल्दी डीमन लॉर्ड को इतने आसानी से मारना भी कोई आसान नहीं है। कहकर अपनी मैच एक स्टार्ट करता है जिससे उसके हाथ को फ्रीज करने लगता है। पूरी बॉडी को एक पुतला बनाने वाला होता है इसका, लेकिन उससे पहले स्पीयर को नीचे डाल देता है, अपने हाथ से दूसरे हाथ को कट कर देता है। और डियाब्लो इस तरह से प्रिटेंड करता है कि उसको इस जख्म से कोई फर्क नहीं पड़ता है, वह बिल्कुल ही सीधा खड़ा है। लेकिन वह अंदर से सोच रहा होता है कि सच में अब वह मरने वाला है। तो ये कहो उसकी जो मैजिक स्पेल है, उसकी जो मैजिक हॉर्न्स है, इन दोनों की वजह से ही वह मरने से बच चुका है। उसकी एक मैजिक स्पेल या आइटम की वजह से ये डॉडली अटैक उस पर ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा, उसके हॉर्न जो कि उसको हील कर रहे हैं। लेकिन ये सब देखकर बैट शॉक रह जाता है, सोचता है कि शायद वह एक इमोर्टल है, इसी लास्ट जो पावरफुल अटैक है उसको यूज़ करने के अलावा उसके पास कोई चारा ही नहीं बचा है। इधर दिखाया था सिल जो कि रैम और लमकिल दोनों की मारने के लिए तैयार होती है, उन्हें एक फाइनल अटैक से मारने जा रही होती है एक टायर के साथ। मेरे अचानक से एक एरो आकर उसके हाथ पर हिट होता है, और इस एरो को किसी और ने नहीं बल्कि सीरा ने शूट किया होता है, और वह गर्ल सिल आगे तरफ बढ़ने लगती है अपने पेन के साथ में। लेकिन अचानक से एक पत्थर की मूर्ति बन जाती है। सीरा देखकर शॉक्ड हो जाती है, बिकॉज उसके जो वो है उसको क्लेम ने दिया होता है जिसमें काफ़ी सारी एबिलिटीज होती हैं। हॉर्नस अल्टर के पास में जाकर लम और रैम दोनों को ही आज़ाद कराने लगता है, और इधर डियाब्लो सोचने लगता है कि अब हम लोग जीत चुके हैं। लेकिन वह बंदा सामने घुटनों पर आ जाता है, अपने बारे में बताना स्टार्ट करता है और सारी गलतियां बताने लगता है कि कैसे कैसे उसके साथ में क्या हुआ है। ये सब डिस्ट्रैक्ट के लिए होता है, और डियाब्लो सोचता है कि अब बैटल एंड हो चुकी है। वो एक पावरफुल अटैक के साथ में अटैक कर देता है, जिसके साथ में डियाब्लो होता है उसे अपने काउंटर करने पड़ता है डार्क मैजिक के साथ, जिससे कि बहुत बड़ा एक धमाका होता है। सारी गुफा या केव होती है वह नीचे गिरने लगी होती है, तब सभी लोग होते हैं काफ़ी अधिक खुश होते हैं। लेकिन वह डियाब्लो सिरा को उठाता है और उसे पता होता है पूरी केव अब गिरने वाली है और सब लोग हम मरने वाले हैं। इसीलिए वह जल्दी में एक मैजिक को यूज़ करता है और पूरे आल्टर को ही ऊपर की तरफ लेकर आ जाता है उन लोगों की क्रैश होने से पहले, और सब लोग सेफ होते हैं। लेकिन तभी लम उसको अचानक से थोड़ा हेड टच होता है और वहीं पर गिर जाती है। सब लोग देखकर शॉक रह जाते हैं, और तभी डियाब्लो देखकर शॉक रह जाता है कि उसके ऊपर तो डेथ नट कट लगा हुआ है। ये सब किसी और ने नहीं बल्कि बैट ने अपने अंतिम चौराहे पे मरने टाइम किया होगा। सियरा कहती है उस बच्चे को जिस तरह से तुमने ठीक किया था उस तरह से खुद को ठीक कर लो ना। डियाब्लो बताता नहीं, ऐसा नहीं होता है, प्रिस्ट अपने आप को हील नहीं कर सकती है, नहीं कर सिखा सकती है। लम तो सोच रही होती है कि अब वह मरने वाली है, एक्सेप्ट भी कर चुकी होती है। डियाब्लो कहता है बिल्कुल नहीं, उसके पास एक प्लान है किस तरह से लम को बचाना होगा। यह सुनकर सब लोग कहते हैं ठीक है तो फिर बताओ किस तरह से हम लोग लम को बचा सकते हैं। इस बात पर डियाब्लो कहता है जैसे कि हॉर्न ने हमें बताया डंजन के बारे में, अब लोग अब यहाँ से सीधे जा रहे हैं डंजन की तरफ, जहाँ पर कि हम एक आर्टिफैक्ट को लेंगे जिस आर्टिफैक्ट से हम बचा सकते हैं लम को। इस बात पर सारे लोग खुश हो जाते हैं। डियाब्लो कहता है कि वे किसी को भी इस तरह से मरने नहीं देगा, इसलिए चिंता ना करे, वह सबको सेफ करेगा। और सब लोग निकल पड़ते हैं अपनी डंजन के खोज पर, जैसा कि हॉर्न बता रहा होता है कि किस तरह पर डंजन मिल सकता है। सब लोग काफ़ी ज़्यादा हैप्पी होते हैं। इस तरह से वे एक डिजर्ट साइड में पहुंच जाते हैं, जहाँ पर कि हॉर्न बताता है कि आगे हमें किधर जाना है। उसकी सब इंस्ट्रक्शन में ही सब कुछ चल रहा होता है। लेकिन अचानक से दूर से देखते हैं तो काफ़ी सारी शिप्स होती हैं जो कि उनकी तरफ ही आ रही होती हैं, जो कि फैन लीड करके ला रही होती है। फिर सोचने लगता है सच में इस हेडर्स को कहाँ से उसने देख लिया। लेकिन वह कुछ करने से पहले ही सारी शिप्स होती हैं उनको पूरी तरह से घेर चुकी होती हैं, उनके पास एक भी चांस नहीं होता है कि यहाँ से वह स्केप भी कर पाए। डियाब्लो सोचने लगता है यदि उन सब से उसका सामना होने वाला है तो फिर तो शायद वह मरने ही वाला है, उसके पास कोई चांस ही नहीं है। क्योंकि अभी ना उसके पास इतना माना है कि वह फाइट कर सके, और ना ही उसके पास इतनी स्ट्रेंथ है कि उनको ब्लॉक भी कर सके। अभी उसे क्या ही करना चाहिए, इतनी सारी गन्स का सामना काफ़ी हार्ड होने वाला है। लेकिन फैन जो सामने खड़ी होती है और पूछती है आखिर वह कौन है, क्या वही है जो कि डीमन लॉर्ड खुद को बुलाता है, और क्या यहाँ फिर भी डीमन लॉर्ड सबऑर्डिनेट हम लोग तो यहाँ पर कहीं जा रहे हैं एक वॉर पर, क्या उसका जाएगा उसके बारे में कुछ बताना चाहेगा। डियाब्लो उस बात पर सोचने लगता है कि अभी उसे क्या करना चाहिए, बिकॉज यदि उसने इस तरह से सामने आकर बोला तो सब लोग अटैक के लिए तैयार हो जाएंगे फाइट करने के लिए। रैम उसे बताने लगती है कि अपनी आइडेंटिटी के बारे में ना बताए। सीरा भी सेम कह रही होती है, सपोर्ट करती है कि अपनी आइडेंटिटी अभी ना बताना ही ठीक है, हम लोग क्या ही बार करेंगे उनके साथ में अभी। लेकिन डियाब्लो कहाँ डरने वाला होता है, सामने आकर एक अच्छे से अपनी इंट्रोडक्शन देता है कि वह दूसरे वर्ल्ड का डीमन लॉर्ड डियाब्लो, दैट्स ऑल। वह किसी को भी यहाँ से नहीं जाने देने वाला, ना ही किसी को हट करने वाला है, हट होने देने वाला है। अपनी बॉन्ड को निकाल लेता है, यदि कोई भी उसके सामने अटैक करने को आने वाला है या फिर उसके साथी को भी हट करेगा तो उनको वह नहीं छोड़ने वाला है।
लेकिन फैन वह भी कहाँ पीछे हटने वाली होती है और कहती है इस तरह से किसी को भी बकवास करते हुए नहीं देख सकते अपने सामने, और तुम खुद को डीमन लॉर्ड बुला रहे हो ना, ठीक है मैं नहीं डरती हूँ किसी से भी, साथियों अटैक के लिए तैयार हो जाओ। सभी लोग होते हैं गन पॉइंट कर देते हैं डियाब्लो को तरफ, सब लोग डरने लगी होती है, लेकिन डियाब्लो सोच रहा होता है कि इनके पास में इतनी सारी गन्स हैं लेकिन फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ता। वह आगे बढ़ने वाला होता है, लेकिन हम सामने आती है और बताती है कि आपको ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। डियाब्लो का खुद को डीमन लॉर्ड बुला रहा है, लेकिन वह हमारा कोई दुश्मन नहीं है, इसने तो हमारी सिटी को भी काफी टाइम प्रोटेक्ट किया, लोगों की हेल्प की, उन्हें बचाया। तो फैन पूछती है आखिर वह खुद को तो फिर एक डीमन लॉर्ड क्यों बुला रहा है, क्या वह सच में ये जरूरी है कि डीमन लॉर्ड नहीं है? रैम उसको सपोर्ट करती हुई कहती है नहीं बिल्कुल नहीं, हम तो बस साथ में जा रहे हैं और हम लोग बस क्योर ढूंढने के जा रहे हैं डेथ नॉट बीमारी के लिए। सीरा भी कहती है हाँ बिल्कुल हम लोग इसका क्योर ढूंढने के लिए जा रहे हैं, जो कि लम को बीमारी हो गई है डेथ नॉट। वह कहने लगती है इस तरह से बिलीव नहीं कर सकती तुम लोगों की चिपड़ी चुपड़ी बातों के लिए, वह आखिर कैसे मान ले कि तुम लोग जा रहे हो वो सही है, लेकिन सब लोग अभी भी प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं, प्रोटेक्ट करने की ट्राई कर रहे हैं। लेकिन लम तभी अपने मार्क दिखाती हुई कहती है डेथ नॉट बीमारी का ही उसके ऊपर एक असर तुम देख सकते हो, जानती हो ना, इसलिए ये मेरे लिए क्योर ढूंढ के जा रहा है, इसलिए सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं लेने के लिए तैयार हूँ। लेकिन मैं कहती फिर भी उसको इस तरह से नहीं जानती कि पहले कैद करेगी और सारी इन्फॉर्मेशन उनसे निकालेगी। डियाब्लो इस तरह से कैद नहीं हो सकता, इसलिए अपने एक अर्थ मैजिक यूज करने लगता है, जिससे पूरा ग्राउंड होता है सेकंड करने लगता है, सारे लोग अब डरने लगे होते हैं। डियाब्लो एक मैजिक सर्कल बनाकर वहाँ से भागना स्टार्ट करता है और कहता है कि कोई भी इस मैजिक सर्कल को छोड़कर नहीं जाएगा। इस तरह से वे एक दूर जगह आ गए होते हैं स्केप करके, और वे लोग वहाँ पर रुक जाते हैं थोड़ा रेस्ट करने के लिए। यहाँ पर के हॉर्न होता है थोड़ा खाने या मीट का इंतजाम कर लेता है, सभी लोग मीट को पकाते हैं और समय को एंजॉय कर रहे होते हैं। डियाब्लो सोच रहा होता है कि फैन के पास में इतना तो मौका था कि वे एक अटैक तो हमारे ऊपर कर ही सकते, लेकिन उसने अटैक नहीं किया बल्कि हमको यहाँ से स्केप करने दिया। शायद उसने ये सब जानबूझकर करने दिया था और हम लोग स्केप कर पाए। लेकिन इस सब थॉट्स में होता है तो रैम उसको अपना मीट जो उसने बारबेक्यू किया होता है ऑफर कर दिया, और सेरा भी अपने बारबेक्यू हुए मीट के लिए ऑफर कर दिया जिससे कि उसे खा सके। लेकिन वह उन दोनों को चुप करा देता है बिकॉज वह काफ़ी ज़्यादा बहस कर रही होती है मीट देने के लिए। इधर कुछ टाइम वह रेस्ट करते हैं और सुबह का टाइम पर 4 दिन बाद वे पहुंच चुके होते हैं डंजन पर। डंजन के गेट पर जब वह खड़े होते हैं तो सीरा स्पीड से जाने लगती है अंदर की साइड, लेकिन गेट के ऊपर एक स्टोन स्टैचू होता है जो कि अटैक नहीं जाने लगता है, लेकिन डियाब्लो पहले से ही सब चीज़ के लिए सतर्क होता है और एक अटैक के साथ में उसे खत्म कर देता है। फिर अंदर की तरफ पहुंच जाते हैं जहाँ पर उन्हें एक मेज मिलती है, यानी कहें तो एक भूलभुलैया, जिसको हॉर्न पहले से बता देता है हमारा फर्स्ट फ्लोर है और जैसे जैसे हम आगे तरफ जाते जाएंगे हमें ट्रैप्स का सामना करता रहना होगा। रैम कहती है यदि तुम सेरा यहाँ पर खो गई तो तुम मारी जाओगी, इसके कुछ टाइम बाद ही तुम्हारे केवल हमें स्केलेटन मिलेगा। इस बात से सेरा डर जाती है और आ जाती है डियाब्लो के पास में, लेकिन डियाब्लो बिल्कुल भी पिघलता नहीं गल से, इसलिए वह कहता है ठीक है तो फिर हमें आगे तरफ बढ़ना होगा और चिंता करने की जरूरत नहीं है। सीरा रोने लगती है कि उसका क्या होने वाला है, तो रैम सिचुएशन संभालती हुई कहती है चिंता मत करो, तुम खो जाओगे तब भी हम तुमको ढूंढ लेंगे। डियाब्लो कहता है चलो ये काफ़ी अच्छा है कि उसने सारी सिचुएशन तो संभाल ही ली। लम पूछती है आखिर अभी हमें क्या करना चाहिए, किस तरह से हम आगे तरफ जाने वाले हैं हम इस भूलभुलैया को पार करते हुए। तभी हॉर्न कहता है उसके पास एक मैप है, वह जब पहले यहाँ पर आया था तो उसने एक मैप को क्रिएट किया था, लेकिन जब चेक करके तो पता चलता है ये मेज पूरी तरह से डेली बदलती रहती है। तो डियाब्लो बताता है इस मेज में कोई भी मैप काम नहीं करता बिकॉज ये हमेशा ही चेंज होती रहती है, इसीलिए सब बेकार है। इसीलिए उसके पास केवल एक ही प्लान बचा होता है कि आगे बढ़े और अपने मैजिक के साथ में काम ले। एक मैजिक स्पेल यूज करता है और ब्लास्ट कर देता है, जिस ब्लास्ट के साथ में सारी बॉल्स होती हैं अब टूट चुकी होती हैं और एक सीधा रास्ता बन चुका होता है। सबसे कहता है मेरे साथ में आओ, लेकिन रैम उसे रुकने के लिए कहती है और कहती है यहाँ पर और भी काफ़ी सारे ट्रैप्स हो सकते हैं, इसीलिए हमें थोड़ा वेट करके ठीक से चलना चाहिए। लेकिन डियाब्लो ये नहीं बताना चाहता है कि सबको पहले क्लियर कर चुका है, इसलिए कहता है कि मेरे साथ में आओ, एक डीमन लॉर्ड के ऐसी छोटी मोटी ट्रैप्स नहीं रोक सकते हैं। जिससे रैम होती है काफ़ी आंसू आ जाते हैं, सारे लोग उसको थोड़ा शांत होने के लिए कहते हैं। इस तरह से सेकंड फ्लोर पर पहुंच चुकी होती हैं एक्सप्लोर करते, जहाँ पर कि उन्हें काफ़ी सारे पॉइजनस डीमंस मिलते हैं और मॉन्स्टर्स जिनको आसानी से मैजिक के साथ में खत्म कर देता है, और सेरा होती है और सभी लोग काफ़ी अधिक चेयरअप करते हैं उसलिए। इसके बाद में नेक्स्ट फ्लोर पर जब जाते हैं तो पूरा फ्लोर होता है जो कि लावा से भरा हुआ होता है। यहाँ पर लावा होता है, यहाँ पर एक छोटा सा पुल होता है लेकिन टूटा हुआ। जब यहाँ पर उनका जो क्वेस्ट होता है वह कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उनका सही जवाब बताएंगे तो आगे जाएंगे, वरना नीचे लावा की तरफ जाते रहेंगे। लेकिन लम वह सच में काफ़ी अच्छी होती है और काफ़ी जवाब देने के बाद पार कर जाते हैं उस लेवल के लिए भी, और नेक्स्ट पहुंच जाते हैं नेक्स्ट फ्लोर पर, जहाँ पर कि वह देखते हैं काफ़ी सारे गोरेला टाइप बीस्ट होते हैं जो कि बस बैठे होते हैं, साथ में किसी शो का वेट कर रहे होते हैं। रैम बाहर पड़ चुकी होती है कि यहाँ पर स्टेज पर हमें शो दिखाना होगा। तब याद आता है डियाब्लो को, हाँ उसके साथ में एक फीमेल फ्रेंड थी जिन्हें इस शो में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस किया और हम लोग नेक्स्ट फ्लोर पर पहुँच पाए थे। इसीलिए यदि हम इसमें अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दिखाते हैं तो ये लोग हम पर अटैक कर देंगे। तो डियाब्लो कुछ स्टेप्स सिखाता है जो कि जैपनीज स्टेप और काफ़ी अच्छे होते हैं, इसलिए वर्क करेंगे। कुछ टाइम के अंदर वे सीख जाते हैं और परफॉर्मेंस दिखाना स्टार्ट करते हैं, जिस परफॉर्मेंस के वजह से सभी लोग काफ़ी खुश हो जाते हैं और चीयरअप करते हैं, जिससे लोग नेक्स्ट फ्लोर की तरफ चले जाते हैं। और अब नेक्स्ट कहाँ पर क्या करने वाले हैं हम नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे। यदि इस एपिसोड पर अच्छा सपोर्ट मिला तो इसका सीजन 2 भी आने वाला है, जिसका मतलब पार्ट 2 भी आने वाला है। इसके 2 सीजन्स हैं,
इसीलिए वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करो, जिससे कि मुझे पता चल सके कि हाँ सच में तुम इसके सीज़न 2 को भी देखना चाहते हो। तो मैं नेक्स्ट पार्ट तुरंत ही लेकर आ जाऊँगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब गुड बाय, सायोनारा।